आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रोचक और प्रेरणादायक कहानी, राजा और मूर्ख रानी की कहानी। ये कहानी आपको न केवल मनोरंजन देगी, बल्कि इसमें छिपे संदेश आपको जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाएंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जो आपको हंसाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और अंत में एक नई दृष्टि देगी। पुराने समय की बात है। हिमगिरी नामक एक राज्य था, जहां राजा अजय सिंह का शासन था। राजा अजय सिंह अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के हित में काम करने के लिए मशहूर थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे, लेकिन राजा के मन में एक कमी थी। वे अब तक शादी नहीं कर पाए थे। उनके मंत्रियों ने कई बार शादी का प्रस्ताव रखा, पर राजा ने हमेशा मना कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें एक ऐसी रानी चाहिए जो बुद्धिमान हो और प्रजा की भलाई में उनका साथ दे सके। एक दिन राजा अजय सिंह की मुलाकात पड़ोसी राज्य की राजकुमारी अनामिका से हुई। अनामिका बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन स्वभाव में थोड़ी सरल और लापरवाह थी। राजा उसकी सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत शादी का प्रस्ताव दे दिया। शादी धूमधाम से हुई और अनामिका अब हिमगिरी की रानी बन गई। शादी के बाद राजा ने रानी को राज्य के कामकाज में हिस्सा लेने का मौका दिया। रानी ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। पहली बार राजा ने रानी को प्रजा के लिए राशन बांटने की जिम्मेदारी दी। रानी ने सोचा, अगर हम हर परिवार को दोगुना राशन देंगे तो वे और ज्यादा खुश होंगे। तो उन्होंने आदेश दिया कि हर परिवार को दोगुना राशन दिया जाए। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि अनाज के गोदाम जल्दी ही खाली हो गए। जब राजा को यह खबर मिली तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने रानी से पूछा, यह कैसा फैसला था? अब हमारे पास अगले महीने के लिए अनाज नहीं बचा है। रानी ने मासूमियत से जवाब दिया, महाराज, मैंने सोचा था कि इससे प्रजा और खुश होगी। राजा ने सिर पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद रानी को अभी राज्य के मामलों का अनुभव नहीं है। कुछ महीनों बाद एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसके सामान पर बहुत ज्यादा कर लगाया गया है। राजा ने यह मामला रानी को सौंप दिया। रानी ने फैसला किया कि व्यापारियों से कर लेना बंद कर दिया जाए, ताकि वे और ज्यादा व्यापार कर सकें। शुरू में व्यापारियों ने इसकी बहुत तारीफ की, लेकिन जल्द ही राज्य के खजाने में पैसे की कमी हो गई। जब राजा ने देखा कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन्होंने रानी से पूछा। रानी ने फिर से मासूमियत से कहा, महाराज, मैंने सोचा था कि इससे व्यापारियों का विश्वास जीत लेंगे और राज्य में व्यापार बढ़ेगा। धीरे धीरे रानी की मूर्खता प्रजा के बीच चर्चा का विषय बनने लगी। लोग राजा की तो तारीफ करते थे, लेकिन रानी के गलत फैसलों से परेशान थे। राजा ने रानी को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रानी का स्वभाव ऐसा था कि वे हर बार कुछ नया पर मूर्खतापूर्ण फैसला ले बैठती। एक दिन राज्य पर दुश्मन का हमला हुआ। राजा युद्ध की तैयारियों में व्यस्त थे। रानी ने सोचा कि दुश्मन को मिठाई और उपहार भेजकर युद्ध को टाला जा सकता है। उन्होंने अपना यह विचार राजा से साझा किया। इस बार राजा ने सख्ती से मना कर दिया। युद्ध में राजा ने अपनी रणनीति से जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने रानी को राज्य के मामलों से दूर रहने का आदेश दिया और उन्हें शिक्षा दिलाने का फैसला किया। राजा अजय सिंह ने रानी अनामिका की मूर्खता को सुधारने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने राज्य के सबसे प्रतिष्ठित विद्वान आचार्य वागीश को रानी की शिक्षा का जिम्मा सौंपा। आचार्य वागीश ने रानी को सरल कहानियों और रोजमर्रा के उदाहरणों के माध्यम से सिखाने का फैसला किया। पहले दिन आचार्य वागीश ने रानी से पूछा, रानी साहिबा, अगर आप एक खेत में केवल बीज बोएं और उसमें पानी न डालें तो क्या होगा? रानी ने हंसते हुए कहा, आचार्य जी, ऐसा कैसे हो सकता है? बीज तो बिना पानी के सूख जाएंगे। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, राज्य भी ऐसा ही है। अगर उसमें सही फैसलों का पानी न डाला जाए तो वह भी सूख जाएगा। रानी को यह उदाहरण समझ आया। वे हर दिन नए नए विषयों को जानने के लिए उत्सुक रहने लगी। आचार्य वागीश ने रानी को सलाह दी कि वे प्रजा के साथ समय बिताएं और उनकी समस्याओं को समझें। रानी ने पहली बार गांव का दौरा किया। उन्होंने देखा कि किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। रानी ने किसानों के लिए राहत योजना का सुझाव दिया, जिसे राजा ने तुरंत लागू कर दिया। इस बार रानी का फैसला सही साबित हुआ।
किसानों को समय पर मदद मिली और उन्होंने रानी की प्रशंसा की। यह पहली बार था जब रानी ने अपने फैसले पर गर्व महसूस किया। धीरे धीरे रानी अनामिका ने अपनी गलतियों से सबक लिया। अब वे बिना सोचे समझे फैसले नहीं लेती थी। वे हमेशा आचार्य वागीश और राजा से सलाह लेती और प्रजा के हितों को प्राथमिकता देती। एक बार राज्य में एक बड़ा संकट आया। एक नदी में बाढ़ आ गई, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए। रानी ने तुरंत राहत कार्य का संचालन किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी प्रभावित लोगों को आश्रय, भोजन और दवाइयां उपलब्ध कराई जाए। रानी अनामिका अब केवल एक सजावटी रानी नहीं थी। वे राज्य की हर बड़ी जिम्मेदारी में राजा अजय सिंह का सहयोग करती थी। उनका नजरिया अब पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने न केवल प्रजा की जरूरतों को समझना शुरू किया, बल्कि उनके सुधार के लिए योजनाएं भी बनाने लगी। एक दिन राज्य के कोने कोने से शिकायतें आने लगी कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी प्रजा से कर वसूलने के नाम पर उन्हें परेशान कर रहे हैं। रानी ने इस समस्या को हल करने के लिए खुद जांच पड़ताल करने का फैसला किया। रानी ने बदलकर आम नागरिक के रूप में गांवों का दौरा किया। वहां उन्होंने देखा कि अधिकारी किसानों से जमीन छीन रहे थे और व्यापारियों पर झूठी कर लगा रहे थे। रानी ने सभी घटनाओं को ध्यान से देखा और सबूत इकट्ठा किए। राजमहल लौटकर रानी ने राजा को पूरी घटना बताई। राजा अजय सिंह ने तुरंत उन अधिकारियों पर कार्रवाई की और यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। प्रजा ने जब यह सुना कि रानी स्वयं उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझ रही है, तो उनका सम्मान और भी बढ़ गया। रानी अनामिका ने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। रानी ने महिलाओं की शिक्षा के लिए अलग विद्यालय खुलवाए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर परिवार अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए भेजे। रानी ने किसानों के लिए नई तकनीकों को अपनाने की योजना बनाई। उन्होंने किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए कृषि विशेषज्ञों को बुलाया। राज्य में कई छोटे छोटे चिकित्सालय बनाए गए, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। एक समय था जब लोग रानी को मूर्ख मानते थे, लेकिन अब वे उनके हर फैसले की सराहना करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता, धैर्य और संवेदनशीलता ने उन्हें एक आदर्श रानी बना दिया। एक बार एक बुजुर्ग महिला ने रानी से कहा, महारानी जी, हम सब आपको को मूर्ख समझते थे, लेकिन आपने यह साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान समय और अनुभव के साथ आता है। आप हमारी सच्ची जननी हैं। रानी अनामिका ने अपने अनुभवों से सीखा कि प्रजा की समृद्धि और राज्य का उत्थान एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उन्होंने राज्य की समस्याओं के समाधान के लिए कई दूरगामी योजनाएं बनाई। रानी ने देखा कि कई क्षेत्रों में सूखा पड़ने से किसान परेशान है। उन्होंने राज्य में बड़े स्तर पर जल संरक्षण अभियान चलाया। गांवों में तालाब और कुएं बनवाए गए, नदियों और झीलों की सफाई करवाई गई। किसानों को पानी की बचत करने वाली सिंचाई पद्धतियों की जानकारी दी गई। जल संरक्षण के कारण अगले ही वर्ष फसल उत्पादन में भारी वृद्धि हुई और प्रजा ने इसे रानी का अद्वितीय योगदान माना। व्यापार और उद्योग का विकास करने के लिए रानी ने व्यापारियों के लिए करों को आसान बनाया और राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की। रेशम बुनाई और हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापारियों को सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विशेष मार्गदर्शक नियुक्त किए गए। इससे न केवल व्यापारियों का लाभ हुआ, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। अब रानी अनामिका की ख्याति केवल हिमगिरी तक सीमित नहीं रही। आसपास के राज्यों के राजा और रानी भी उनके नेतृत्व की सराहना करने लगे। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम सिंह ने हिमगिरी का दौरा किया। उन्होंने रानी से कहा, महारानी, आपके नेतृत्व और दूरदर्शिता ने यह साबित कर दिया है कि एक सशक्त नारी पूरे राज्य को बदल सकती है। आपके कार्यों से प्रेरणा लेकर मैं भी अपने राज्य में आपकी योजनाओं को लागू करना चाहता हूँ। राजा अजय सिंह की उम्र बढ़ने लगी और उन्होंने रानी को राज्य के संचालन की अधिक जिम्मेदारी सौंप दी। एक दिन रानी ने राज्य के गरीबों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के खजाने का एक हिस्सा गरीबों के कल्याण के लिए विशेष योजनाओं में लगाया जाएगा। वृद्धों के लिए पेंशन योजना, अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और आश्रय, विधवाओं के लिए रोजगार के अवसर।
इन सब का प्रबंध किया गया। एक दिन राज्य में अचानक अकाल पड़ गया। प्रजा परेशान थी और चारों ओर हाहाकार मच गया। रानी ने तुरंत अपने मंत्रिमंडल के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई। राज्य के खजाने से अनाज खरीदा गया और गरीबों में बांटा गया। आसपास के राज्यों से सहायता मांगी गई। व्यापारी वर्ग को प्रजा की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अकाल की इस स्थिति में रानी ने जिस धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम किया, उसने पूरे राज्य को बचा लिया। अब रानी अनामिका को कोई मूर्ख नहीं कहता था। वे जन जन की प्रिय थी। उनकी दूरदर्शिता, नेतृत्व और संवेदनशीलता ने उन्हें एक आदर्श शासिका बना दिया। रानी अनामिका की नीतियों और योगदान ने उन्हें प्रजा के दिलों में विशेष स्थान दिलाया। एक दिन राज्य के प्रमुख नागरिकों और ग्राम प्रधानों ने मिलकर रानी के सम्मान में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। एक वक्ता ने कहा, हमने एक समय सोचा था कि हमारी रानी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता ने हमारे जीवन को बदल दिया है। वे केवल हमारी शासिका नहीं, बल्कि हमारी माता समान है। इस बात ने रानी को भावुक कर दिया। उन्होंने अपनी प्रजा से वादा किया कि वे हमेशा उनके हितों की रक्षा करेंगी और उनकी भलाई के लिए कार्य करती रहेंगी। रानी की इस यात्रा में आचार्य वागीश का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। एक दिन आचार्य वागीश ने रानी से कहा, महारानी, अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है। मैंने आपको एक सक्षम नेता बनते देखा है। अब मुझे दूसरे स्थानों पर जाकर अपने ज्ञान का प्रसार करना है। रानी और राजा ने विदाई समारोह आयोजित किया और आचार्य वागीश को सम्मानित किया। रानी ने कहा, आचार्य जी, आपकी शिक्षाओं ने मुझे जीवन का सही मार्ग दिखाया। मैं आज जो कुछ भी हो वह आपकी वजह से हो। अब रानी और राजा ने मिलकर राज्य की सीमाओं का विस्तार करने और नए क्षेत्रों को जोड़ने की योजना बनाई। रानी ने सुनिश्चित किया कि जिन नए क्षेत्रों को जोड़ा जाए, वहां की प्रजा को भी उसी तरह की सुविधाएं और अधिकार दिए जाए जैसे उनके राज्य के नागरिकों को मिलते हैं। रानी स्वयं उन क्षेत्रों में गई और वहां के नागरिकों से संवाद किया। उन्होंने उनके विश्वास को जीता और उन्हें राज्य का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। नए क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सुधार की योजनाएं लागू की गईं। रानी अनामिका ने अपने राज्य के पड़ोसी राज्यों के साथ शांति और मित्रता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने राजनयिक संबंधों को मजबूत किया और यह सुनिश्चित किया कि राज्य के व्यापारी और नागरिक अन्य राज्यों में भी सम्मान और सुरक्षा के साथ कार्य कर सकें। राजा अजय सिंह और रानी अनामिका ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राज्य की बागडोर अपने बेटे युवराज देवेंद्र सिंह को सौंपने का निर्णय लिया। रानी ने अपने बेटे को राज्य का संचालन सिखाया और यह सुनिश्चित किया कि वही भी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा, युवराज, हमेशा याद रखना कि राजा और प्रजा का रिश्ता आत्मा और शरीर जैसा होता है। यदि प्रजा सुखी होगी तो राज्य समृद्ध होगा। समय के साथ राज्य में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहा, लेकिन अचानक एक नई चुनौती सामने आई। दूर दराज के एक राज्य के राजा ने हिमगिरी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। यह स्थिति रानी अनामिका और राजा अजय सिंह के लिए एक बड़ा परीक्षण बन गई। रानी ने इस खतरे को तुरंत भांपा और सेना की तैयारियों के लिए आदेश दिए। राजा अजय सिंह ने भी सेना को निर्देश दिए कि उन्हें हर हाल में राज्य की रक्षा करनी है। लेकिन रानी ने इस युद्ध की स्थिति को और भी बुद्धिमानी से संभालने की योजना बनाई। रानी ने सोचा कि अगर युद्ध हुआ तो दोनों राज्यों के लोग नष्ट होंगे और इससे राज्य का विकास भी रुक जाएगा। उन्होंने राजा को एक प्रस्ताव दिया, हम युद्ध नहीं बल्कि शांति की ओर बढ़ते हैं। हमें इस संकट से बाहर निकलने के लिए संवाद की राह अपनानी चाहिए। राजा अजय सिंह ने रानी की बात मानी और पड़ोसी राज्य के राजा से शांति वार्ता शुरू की। रानी खुद शांति प्रस्ताव लेकर उस राज्य के राजा से मिलने गई। वार्ता के दौरान रानी ने राजा को यह समझाया कि युद्ध से केवल विनाश होगा, लेकिन मिलकर काम करने से दोनों राज्यों के लोग समृद्ध हो सकते हैं। रानी की बुद्धिमानी और नीतियों के कारण दोनों राज्यों के बीच एक समझौता हुआ। इस शांति समझौते से दोनों राज्यों को एक दूसरे के संसाधनों का लाभ मिला और सामूहिक विकास हुआ। शांति समझौते के बाद रानी ने राज्य में और भी कई सुधार किए। उन्होंने अब तक किए गए कार्यों को और भी मजबूती से लागू किया। रानी ने किसानों के लिए नई तकनीकों को लागू किया।
उन्होंने विशेष रूप से बंजर भूमि की सिंचाई के लिए योजनाएं बनाई, जिससे किसानों को और भी लाभ हुआ। रानी ने राज्य के हर गांव में स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए और बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित किए। रानी ने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने गांव-गांव में पुस्तकालय और विद्यालय खोले और हर वर्ग के लिए शिक्षा का विस्तार किया। रानी अनामिका की नीतियों ने राज्य की महिलाओं को भी प्रेरित किया। राज्य की महिलाएं अब खुद को सशक्त महसूस करने लगी। महिला सुरक्षा। रानी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कड़े कानून बनाए। उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की। महिला शिक्षा। रानी ने यह सुनिश्चित किया कि हर महिला को शिक्षा मिले। उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा संस्थान खोले, जहां उन्हें केवल सामान्य शिक्षा नहीं, बल्कि उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी सिखाया गया। महिला उद्योग। रानी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हस्तशिल्प और अन्य कुटीर उद्योगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। जब युवराज देवेंद्र सिंह ने राज्य की बागडोर संभाली, तो रानी अनामिका ने उन्हें राज्य संचालन के हर पहलू में प्रशिक्षित किया था। युवराज ने अपने माता पिता से प्राप्त की हुई नीतियों को आगे बढ़ाया और राज्य को एक नई दिशा दी। नई योजनाएं। युवराज ने नए व्यापार मार्ग खोले, जिससे राज्य के व्यापार को और बढ़ावा मिला। प्रकृति संरक्षण। युवराज ने रानी अनामिका के जल संरक्षण अभियान को और आगे बढ़ाया और नए जंगलों की सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं बनाई। रानी अनामिका के निधन के बाद भी उनका प्रभाव राज्य में महसूस किया जाता रहा। युवराज देवेंद्र ने उनकी नीतियों को जारी रखते हुए राज्य में कुछ और सुधार लाए। उनके शासन के दौरान राज्य की प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। शासन की आधुनिकता। युवराज ने राज्य के प्रशासन में आधुनिक तकनीक का समावेश किया। उन्होंने सभी कार्यों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का विचार किया, जिससे शासन को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके। मूल्य आधारित शिक्षा। युवराज ने राज्य के शिक्षा विभाग में बदलाव किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहे, बल्कि बच्चों को जीवन मूल्य और नैतिक शिक्षा भी दी जाए। राजा अजय सिंह और रानी अनामिका की नीतियों ने समाज के सभी वर्गों के बीच एक समानता स्थापित की थी। युवराज देवेंद्र ने इसे और भी आगे बढ़ाया। गरीबों के लिए योजनाएं। युवराज ने गरीबों के लिए विशेष योजनाएं बनाई। उन्होंने निर्धन बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए। किसानों का सम्मान। युवराज ने किसानों के लिए विशेष योजनाएं बनाई, जिसमें उन्हें उन्नत बीज, उर्वरक और आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। राजा अजय सिंह, रानी अनामिका और युवराज देवेंद्र ने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को हमेशा प्राथमिकता दी। रानी ने राज्य के ऐतिहासिक स्थलों और मंदिरों की मरम्मत करवाई थी और युवराज ने इसे और भी बढ़ावा दिया। सांस्कृतिक उत्सव। युवराज ने राज्य में सांस्कृतिक उत्सवों और मेलों का आयोजन करना शुरू किया, जहां राज्य की कला, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया जाता था। धरोहर संरक्षण। युवराज ने राज्य के ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा के लिए एक विशेष विभाग का गठन किया, जो पुरानी इमारतों, मंदिरों और अन्य सांस्कृतिक धरोहरों की मरम्मत और संरक्षण का कार्य करता था। रानी अनामिका के समय में राज्य में जो शांति और विश्वास का माहौल बना था, वह युवराज के शासन में भी कायम रहा। उन्होंने प्रजा के साथ सीधे संवाद बनाए रखा और उनके सभी सवालों और समस्याओं का समाधान किया। जन सुनवाई। युवराज ने एक विशेष जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें आम लोग सीधे राजा से अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सकते थे। न्याय व्यवस्था में सुधार। युवराज ने न्याय व्यवस्था को और भी मजबूत किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। रानी अनामिका के शासन के दौरान किए गए कार्यों का प्रभाव समाज में कई सालों तक महसूस किया गया। उनके द्वारा बनाई गई नीतियां और योजनाएं आज भी लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करती है। महिलाओं का सशक्तिकरण। रानी के शासन ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार दिए। राज्य में महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ी, चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो या प्रशासन। राज्य की समृद्धि। रानी के बाद भी
राज्य ने समृद्धि की राह पर कदम बढ़ाया। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में निरंतर सुधार हुए, जिससे राज्य में खुशहाली आई। कभी जो राज्य एक अज्ञानी और कमजोर रानी द्वारा शासित था, वह अब एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन चुका था। रानी अनामिका की यात्रा से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी संकट या चुनौती का सामना धैर्य, बुद्धिमत्ता और समर्पण से किया जा सकता है। रानी अनामिका की नीतियों ने न केवल राज्य में बल्कि आसपास के क्षेत्रों और समकालीन साम्राज्य में भी प्रभाव डाला। उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक पहुंची और उन्हें एक महान शासिका के रूप में सम्मान मिला। हिमगिरी राज्य के शांति और समृद्धि के उदाहरण के रूप में उभरा। राज्य में बिखरी हुई संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक सुधारों के चलते अन्य राज्यों ने भी रानी की नीतियों को अपनाने की कोशिश की। राज्य की बढ़ती समृद्धि और शांति ने इसे विभिन्न मित्र राष्ट्रों से संबंध स्थापित करने में मदद की। रानी की नीति और सिद्धांतों ने न केवल राज्य को समृद्ध किया, बल्कि एक सशक्त अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा भी बनाया। रानी अनामिका ने राज्य में धार्मिक सद्भाव की नींव रखी थी। उनकी धर्मनिरपेक्ष नीतियों ने सभी धर्मों के अनुयायियों को समान सम्मान दिया, चाहे वे हिंदू हो, मुसलमान, ईसाई या किसी अन्य धर्म के अनुयायी। रानी ने धर्मों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए धार्मिक नेताओं के साथ बैठकें आयोजित की, ताकि किसी भी धर्म की अहंकार या कट्टरता को बढ़ावा न मिले। रानी ने विभिन्न धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया और हर धर्म को राज्य में बराबरी का दर्जा दिया। राज्य के हर कोने में मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों का निर्माण हुआ और इन सभी स्थानों का संचालन और देखभाल सरकार ने सुनिश्चित की। रानी ने राज्य के विभिन्न त्योहारों और धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा दिया। इन आयोजनों में सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर शांति और सद्भावना का संदेश देते थे। रानी अनामिका और बाद में युवराज देवेंद्र ने राज्य के तकनीकी और औद्योगिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वे जानते थे कि विकास के लिए पुराने तरीकों से ज्यादा आधुनिक उपायों की आवश्यकता है। रानी के शासन में राज्य में हथकरघा, कुटीर उद्योग और कपड़ा उद्योग जैसे कई नए उद्योग स्थापित किए गए। इन उद्योगों ने न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, बल्कि लोगों को रोजगार भी प्रदान किया। रानी ने राज्य के शिक्षण संस्थानों में विज्ञान और तकनीकी शोध के लिए निवेश किया। उन्होंने शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया और उन्हें राज्य में बेहतर अवसर प्रदान किए। युवराज देवेंद्र के नेतृत्व में राज्य में स्मार्ट शहरों का निर्माण शुरू हुआ। उन्होंने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहल की, जिससे राज्य को और भी समृद्धि मिली। रानी अनामिका और उनके बाद युवराज देवेंद्र ने राज्य में कला और साहित्य के विकास के लिए भी कई कदम उठाए। रानी ने प्रोत्साहित किया कि साहित्यकारों और लेखकों को सम्मान दिया जाए और उनकी रचनाओं को बढ़ावा दिया जाए। रानी ने संगीत और नृत्य के क्षेत्र में भी काफी योगदान दिया। उन्होंने राज्य के विभिन्न मंदिरों और महलों में संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। रानी और युवराज ने राज्य में कलात्मक धरोहरों का संरक्षण करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने पुरानी पेंटिंग्स, मूर्तियों और कृतियों को संजोने के लिए विशेष संग्रहालय का निर्माण किया। रानी अनामिका का शासन न केवल उनके राज्य में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बना। उनका जीवन यह दर्शाता है कि किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमत्ता, धैर्य और दूरदृष्टि से किया जा सकता है। रानी ने न केवल राज्य को समृद्ध किया, बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया कि एक महिला शासिका अपने नेतृत्व और दृष्टिकोण से किसी भी राज्य को प्रगति और शांति की ओर ले जा सकती है। रानी अनामिका की शिक्षाएं आज भी राज्य के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण उन्हें एक महान शासिका और मार्गदर्शिका के रूप में सम्मानित किया गया। रानी का नाम आज भी हिमगिरी राज्य में बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनकी जयंती हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और राज्य के लोगों के बीच उनके योगदान का महत्व हमेशा याद किया जाता है। रानी अनामिका की याद में राज्य के प्रमुख स्थान पर स्मारक बनाए गए हैं। यह स्मारक उनके योगदान और शासन की याद दिलाने के रूप में स्थापित किए गए हैं। रानी अनामिका का शासन न केवल राज्य के लिए बल्कि समग्र समाज और दुनिया भर में एक प्रेरणा बना।
उनके द्वारा किए गए कार्यों, नीतियों और सुधारों के परिणाम स्वरूप उन्होंने कई नए विचारों और दिशाओं को जन्म दिया, जो आज भी हमारे समाज में प्रभावी है। रानी अनामिका के शासन में स्पष्ट और प्रभावी नेतृत्व था। उनके निर्णयों में स्पष्टता, दूरदृष्टि और इंसानियत थी। यही कारण था कि उनके राज्य में सभी वर्गों का उत्थान हुआ। रानी का शासन सिद्धांतों और नैतिकता के लिए एक आदर्श बन गया। रानी ने हमेशा प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता दी। उनके निर्णयों में हमेशा उनके लोगों का भला हुआ। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में जितने सुधार किए, वे न केवल राज्य की समृद्धि के लिए थे, बल्कि लोगों की व्यक्तिगत भलाई के लिए भी थे। रानी अनामिका के योगदान के बाद हिमगिरी राज्य ने एक नई दिशा अपनाई। राज्य का भविष्य अब अधिक उज्जवल और समृद्ध दिखाई देने लगा। युवराज देवेंद्र ने रानी की नीतियों को और भी विस्तृत किया। उन्होंने राज्य की शिक्षा प्रणाली को सुधारने के साथ साथ न्याय व्यवस्था में भी बदलाव किए। युवराज ने कई प्रकार के सुधारों के माध्यम से राज्य को और भी मजबूत किया। राज्य में जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव रानी ने लाए थे, वे युवराज के शासन में और भी मजबूती से लागू हुए। उन्होंने गरीबों के लिए विशेष योजनाएं बनाई और किसानों के लिए नए कृषि उपकरण और प्रशिक्षण की व्यवस्था की। रानी अनामिका का शासन स्थिर और कूटनीतिक था। उन्होंने राज्य को न केवल आंतरिक सुधारों से मजबूत किया, बल्कि कूटनीति के माध्यम से बाहरी दुनिया में भी राज्य का प्रभाव बढ़ाया। रानी ने पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे कूटनीतिक रिश्ते बनाए। उन्होंने शांति संधियों की शुरुआत की, जिससे राज्य को बाहरी हमलों से बचाया जा सका। उनकी समझदारी के चलते हिमगिरी राज्य को अन्य शक्तिशाली राज्यों के साथ मित्रवत संबंध बनाए रखने में सफलता मिली। जब भी युद्ध की आवश्यकता पड़ी, रानी ने इसे पूरी तरह से शांतिपूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से किया। उनका उद्देश्य हमेशा शांति और विकास था, और उन्होंने कभी भी अनावश्यक युद्धों से राज्य को दूर रखा। रानी अनामिका ने राज्य की संस्कृति और कला को बढ़ावा दिया था। उनका मानना था कि एक समृद्ध समाज को अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करनी चाहिए, और उन्होंने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। रानी ने संगीत और कला को बढ़ावा देने के लिए कई कलाकारों और संगीतकारों को राज्य में आमंत्रित किया। इसके अलावा उन्होंने कला के स्कूलों और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की, ताकि राज्य के लोग सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूक और प्रोत्साहित हो। रानी ने राज्य में कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया, जहां कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे। इन प्रदर्शनों ने राज्य में कला को नया जीवन दिया और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। रानी ने पुराने महलों, मंदिरों और कलात्मक धरोहरों का संरक्षण किया। उन्होंने पुरानी इमारतों और मूर्तियों की मरम्मत करवाई, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी कला और संस्कृति को समझ सकें। रानी अनामिका ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए कई कदम उठाए। रानी ने महिलाओं को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में बताया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित किया। उनके समय में महिलाओं को समाज में अपनी आवाज उठाने का अधिकार मिला। रानी ने राज्य में महिलाओं के लिए उद्यमिता और व्यापार में भागीदारी बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। उन्होंने महिलाओं को स्वयं के व्यवसाय चलाने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित किया। रानी ने महिलाओं के लिए शिक्षा का दरवाजा खोला। उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल और कॉलेज खोले, जहां उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती थी। रानी अनामिका की कहानी न केवल एक शासिका के रूप में उनके कार्यों की कहानी है, बल्कि यह एक विचारशील, समर्पित और दूरदृष्टि वाली महिला की भी कहानी है। उनके शासन ने यह सिद्ध कर दिया कि एक महिला अपने नेतृत्व से किसी भी राज्य को समृद्ध और विकसित कर सकती है। रानी अनामिका की लोकप्रियता राज्य और समाज में बढ़ती ही गई। उनका नाम आज भी हिमगिरी राज्य के इतिहास में बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है। रानी का जीवन यह सिखाता है कि एक शासिका को अपने समय के साथ चलने के लिए नवीनतम सोच और रणनीतियों की आवश्यकता होती है। रानी अनामिका ने राज्य में एक नया दृष्टिकोण पेश किया, जो न केवल समय के साथ मेल खाता था, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करता था। युवराज देवेंद्र ने रानी अनामिका के योगदान को आगे बढ़ाया और राज्य की नई दिशा तय की।
उन्होंने राज्य को और भी समृद्ध बनाने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की। युवराज ने राज्य के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्मार्ट शहर और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राज्य में हर नागरिक के पास शैक्षिक और आर्थिक अवसर हो। युवराज ने रानी अनामिका की तरह राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए योजनाएं बनाई। उनका उद्देश्य था कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा जाए। युवराज देवेंद्र ने रानी अनामिका के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए राज्य में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। उनका उद्देश्य रानी के द्वारा किए गए सुधारों को और भी सशक्त बनाना था, ताकि राज्य और उसकी प्रजा अधिक समृद्ध हो सके। उन्होंने राज्य को एक नई दिशा दी और विभिन्न क्षेत्रों में सुधारात्मक उपायों को लागू किया। युवराज ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया। उन्होंने एक नए सुरक्षा बल की स्थापना की, जो राज्य के हर हिस्से में सुरक्षा सुनिश्चित करता था। युवराज ने अपने कूटनीतिक समझ का प्रयोग करते हुए बाहरी आक्रमणों को भी रोकने में सफलता प्राप्त की। साथ ही उन्होंने राज्य की आंतरिक समस्याओं जैसे चोरी और अपराध पर कड़ी नजर रखी। युवराज देवेंद्र ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने सभी सरकारी कार्यों को डिजिटलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ाया। प्रशासनिक प्रणाली ने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और गति लाई, जिससे जनता का विश्वास और बढ़ा। युवराज ने राज्य में शिक्षा को और भी बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं बनाई। उन्होंने राज्य के सभी गांवों में स्कूलों की संख्या बढ़ाई, साथ ही उच्च शिक्षा संस्थाओं को भी सुदृढ़ किया। युवराज ने युवा पीढ़ी को तकनीकी शिक्षा पर जोर देने का संदेश दिया, ताकि वे भविष्य में अपने कौशल से राज्य की प्रगति में योगदान कर सकें। युवराज ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में कई सुधार किए। उन्होंने किसानों के लिए नई तकनीकों का समावेश किया, जिससे उनकी फसलें बेहतर हो सकी। साथ ही युवराज ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य में व्यापारिक नीतियों में सुधार किया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में मजबूती आई। रानी अनामिका का सबसे बड़ा योगदान महिलाओं के सशक्तिकरण में था। उन्होंने न केवल महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया, बल्कि समाज में उन्हें सम्मानित स्थान दिलवाया। युवराज देवेंद्र ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए रानी के सिद्धांतों को लागू किया और महिलाओं के अधिकारों को और भी मजबूती दी। युवराज देवेंद्र ने महिलाओं के लिए शिक्षा को एक जरूरी कदम माना। उन्होंने राज्य में विशेष स्कूल खोले, जहां महिलाएं न केवल सामान्य शिक्षा प्राप्त करती थी, बल्कि उन्हें कौशल विकास और उद्यमिता की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इस पहल ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया। रानी अनामिका की तरह युवराज ने महिलाओं की स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता दी। उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं और रोजगार के अवसर प्रदान किए। यह कदम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आया। युवराज देवेंद्र ने महिलाओं को राजनीति में भी सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राज्य की पंचायतों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए नीतियां बनाई। इसके परिणाम स्वरूप कई महिलाएं राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हुई और अपने राज्य के विकास में योगदान दिया। रानी अनामिका ने अपनी शासकीय नीतियों में हमेशा राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को महत्व दिया। उनका मानना था कि संस्कृति और परंपरा का संरक्षण किसी भी राज्य की पहचान के लिए जरूरी है। युवराज देवेंद्र ने इस दिशा में कई योजनाएं बनाई, ताकि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जा सके। युवराज ने राज्य के सभी प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। उन्होंने पुराने मंदिरों, महलों और किलों की हालत सुधारने के लिए विशेष ध्यान दिया। इन सुधारों से राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को एक नई जिंदगी मिली। युवराज ने राज्य में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े आयोजन किए। उन्होंने कला उत्सवों, संगीत महोत्सव और साहित्यिक समारोहों का आयोजन किया, ताकि राज्य के नागरिक अपनी कला और संस्कृति को पहचान सके और इस दिशा में आगे बढ़ सके। रानी अनामिका और युवराज देवेंद्र दोनों के योगदान ने हिमगिरी राज्य को एक समृद्ध और प्रगतिशील राज्य बना दिया। रानी की दूरदृष्टि, समझदारी और नीतियों ने राज्य की नींव को मजबूत किया, जबकि युवराज ने उनकी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए
राज्य में नई दिशा दी। दोनों के प्रयासों से राज्य में समृद्धि, शांति और विकास आया। रानी अनामिका और युवराज देवेंद्र की दृष्टि ने हिमगिरी राज्य को न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में रखा, बल्कि इसे एक मॉडल राज्य बना दिया। राज्य अब शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अग्रणी था। प्रेरणा स्रोत। रानी अनामिका का जीवन और उनका शासन आज भी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका मानना था कि किसी भी राज्य की असली ताकत उसकी जनता में होती है, और यही कारण था कि उन्होंने हमेशा प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता दी। रानी अनामिका और युवराज देवेंद्र का शासन न केवल हिमगिरी राज्य के लिए, बल्कि पूरे राज्य और समाज के लिए एक प्रेरणा बना। उनके नेतृत्व ने साबित कर दिया कि एक शासक को केवल ताकत और धन की नहीं, बल्कि अपने लोगों के कल्याण और समृद्धि की ओर भी ध्यान देना चाहिए। रानी की दूरदृष्टि और युवराज देवेंद्र की समर्पण भावना ने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राज्य की प्रगति के साथ साथ रानी अनामिका और युवराज देवेंद्र ने राज्य में शांति और स्थिरता की स्थापना के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए। राज्य में बाहरी और आंतरिक समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने कई रणनीतियां अपनाई, जिससे राज्य को एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला। रानी अनामिका का विश्वास था कि किसी भी टू बी कंटिन्यूड। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गलतियों से सीखकर धैर्य और बुद्धिमत्ता के साथ कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सुधार ला सकता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। रानी अनामिका की यात्रा हमें यही भी दिखाती है कि एक महिला अपने नेतृत्व और दृष्टिकोण से किसी भी राज्य को प्रगति और शांति की ओर ले जा सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली कहानियों की सूचना मिलती रहे। गांव में एक बालक था जिसका नाम कन्हैया था। नियति ने उसके माता पिता को बचपन में ही छीन लिया था। वह उस व्यक्ति के यहाँ कार्य करता था जिसका परिवार कभी कन्हैया के परिवार की सेवा में तत्पर रहता था। अब स्थिति विपरीत थी। कन्हैया को दिन भर मेहनत के बदले केवल 2 वक्त का भोजन और मात्र 20 रुपए मिलते थे। उस व्यक्ति की एक गाय थी जिसकी देखभाल कन्हैया करता। वह उसे चारा खिलाता, उसका दूध निकालता और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता। कन्हैया का स्वभाव अत्यंत निश्चल और मासूम था, जिसे देखकर कोई भी उसे आसानी से छल सकता था। जल्दी से दूध निकाल दो, मैं तुम्हें चराने ले चलूंगा। जल्दी करो, कन्हैया गाय से बातें करता। अरे कन्हैया, तुम किससे बातें कर रहे हो? यहां तो कोई नहीं दिख रहा, किसी ने आश्चर्य से पूछा। अरे देखो तो सही, मैं इस गाय से बात कर रहा हूं। इसे जल्दी से घास खिलाने ले जाना है। तुम कभी नहीं बदलोगे। क्या ये गाय तुम्हारी बातें समझती है? चलो बाकी का काम निपटा लो, पहले थोड़ा खा लो, फिर इन्हें लेकर जाना, किसी ने कहा। माँ, खाना तैयार है क्या? सुबह से भूख लगी है। पहले कुछ खा लो, फिर दूध निकालूंगा। पहले काम पूरा करो, फिर हाथ मुंह धोकर खाना खा लेना, समझे? काम निपटाने के बाद कन्हैया दूध निकालता है, खाना खाता है और फिर गायों को चराने ले जाता है। गांव की गलियों में देखो, वह सीधा साधा कन्हैया आ रहा है। चलो इसके साथ थोड़ा मजाक कर लेते हैं। तुम इसे चिढ़ा क्यों रहे हो? हमेशा इसका मजाक क्यों बनाते हो? अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी हंसी ठिठोली के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कन्हैया, कहाँ जा रहे हो? कहीं जल्दी है क्या? गायों को चराने ले जा रहा हूं, सूरज ढलने से पहले लौटना है। अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन कल दशहरा का पर्व है, कुछ खास तैयारी की? कन्हैया मासूमियत से मुस्कुराता और अपने काम में लग जाता। हम सब लड़के आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि कब पड़ोसी गांव के साथ कबड्डी का मुकाबला आयोजित करें। तुम कबड्डी के नियमों से परिचित हो, है ना? किसी ने मुझसे पूछा। क्यों नहीं, मैं तो इस खेल का मंझा हुआ खिलाड़ी हूं। एक बार सीमा पार कर जाऊं तो 4-5 लोगों को खींच लाने का मादा रखता हूं, मैंने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। हम ठीक है, लेकिन यदि हमें पड़ोसी गांव को हराना है तो नियमित अभ्यास की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, मेहनत के बिना विजय की कल्पना करना असंभव है, किसी और ने कहा। पहले मैं गायों को चारा खिला दूं, फिर शाम को अभ्यास के लिए आ जाऊंगा, मैंने सुझाव दिया।
सही बात है, लेकिन एक समस्या है। हम सोच रहे हैं कि अभ्यास काम के बीच वाले मैदान में करें, परंतु यहाँ यह विशाल पेड़ बाधा बनकर खड़ा है। अगर इसे थोड़ा हटाकर किनारे रख दिया जाए तो पर्याप्त स्थान मिल जाएगा, लेकिन इस भारी भरकम पेड़ को हिलाना क्या हमारे वश में है? यह तो असंभव सा लगता है, मैंने शंका जताई। अरे, पहले यह पेड़ मेरे घर के सामने था, हम इसे यहां तक लेकर आए थे, इतना कठिन भी नहीं है। चलो कोशिश करते हैं, किसी ने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा। वे सब कन्हैया को मजाक का पात्र बनाने के उद्देश्य से पेड़ को धकेलने का नाटक करने लगे। बेचारा कन्हैया उनकी बातों में आकर पूरे मनोयोग से पेड़ हटाने का प्रयास करता रहा और वे उसकी मासूमियत पर ठहाके लगाते रहे। यह सब देखकर कन्हैया का मालिक लाला वहां पहुंचा। उसने गंभीर स्वर में पूछा, कन्हैया, ये क्या तमाशा कर रहे हो और इन्हें क्यों करने दे रहे हो? कुछ नहीं मालिक, हम दशहरे पर पड़ोसी गांव के साथ कबड्डी खेलने का निश्चय कर रहे हैं, लेकिन अभ्यास के लिए स्थान अपर्याप्त है। यह पेड़ बीच में बाधा बन रहा है, इसलिए इसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, कन्हैया ने भोलेपन से जवाब दिया। लाला ने बाकी लड़कों को डपटते हुए कहा, तुम लोग इसे मूर्ख क्यों बना रहे हो? इतने बड़े पेड़ को हटाना क्या संभव है? अगर फिर से इसे छेड़ा तो पंचायत में शिकायत करूंगा। अब यहां से भाग जाओ। लड़के वहां से चले गए और लाला ने कन्हैया को समझाया, सुनो कन्हैया, तुम्हें समझना होगा कि इतने भारी पेड़ को हिलाना असंभव है। बार बार तुम्हें समझाता हो, लेकिन तुम इतनी सरलता से दूसरों की बातों में आ जाते हो। ठीक है मालिक, अब गायों को चारा खिला देता हो, कन्हैया ने सिर झुकाकर कहा और अपने काम में लग गया। कन्हैया रोज अपनी गायों को चराने के लिए झाड़ियों के पास ले जाता था। हर दिन वह उनकी देखभाल के लिए कुछ अलग ही करता। एक दिन उसने सभी गायों को पेड़ों से बांध दिया और बोला, तुम सब यही रहना, ठीक है? मैं जाकर घास काट कर लाता हूं, फिर तुम्हें खिलाऊंगा। उसे ऐसा करते देख उसके एक दोस्त ने चौंक कर पूछा, तुम क्या कर रहे हो कन्हैया? इन्हें यहां बांधकर खुद घास लाकर दोगे? ये तो बड़ी अजीब बात है। क्यों ना इन्हें ऐसे ही छोड़ दो, ये खुद घास खा लेंगी। कन्हैया ने मासूमियत से जवाब दिया, अरे, पहले मैं भी ऐसा ही करता था, लेकिन कल विष्णु ने मुझे कहा कि अगर तुम खुद घास लाकर दोगे तो गायें ज्यादा दूध देंगी। बस इसलिए मैं यह कर रहा हूं। देखना, कल से ये ज्यादा दूध देंगी। यह सुनकर उसका दोस्त हंस पड़ा। कन्हैया, लोग तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं। तुम जो कहोगे वे हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन सच मानो, गायें तो जहां चाहेंगी वही घास खाएंगी। तुम यहां बैठे बैठे क्यों मेहनत कर रहे हो? कन्हैया अपने दोस्तों की बातों में आ जाता, लेकिन उसकी मासूमियत ऐसी थी कि लोग उसे बार बार किसी न किसी मजाक में उलझा देते। हर दिन वह गायों को चराने के लिए लाता और झाड़ियों में छोड़ देता। एक दिन वह पत्थर पर बैठकर दूर साधुओं को देख रहा था। साधु ध्यान में लीन होकर अपनी सांसें अंदर बाहर कर रहे थे। ये देखकर कन्हैया सोचने लगा, इन साधुओं को देखकर मन कर रहा है कि इनके चरण छू लो, लेकिन ये यहां कर क्या रहे हैं? ये अपनी नाक बंद करते हैं फिर खोलते हैं। अजीब चीज है ये। थोड़ी देर बाद साधुओं ने अपना प्राणायाम समाप्त किया और आकाश की ओर झुककर प्रणाम किया। कन्हैया ने साधु को देखकर उत्सुकता पूर्वक पूछा, बाबा, आप कौन है? कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? क्या मैं जान सकता हूं? साधु ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, मैं श्रीपुरम से आ रहा हूं और काशीपट्टनम की ओर जा रहा हूं। वही मेरा आश्रम है। कन्हैया ने दोबारा जिज्ञासा जताई, यह सब ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप अपनी नाक बंद कर खोल रहे थे, फिर आसमान की ओर झुककर प्रणाम कर रहे थे। यह सब क्या था? क्या मैं जान सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए समझाया, इसे नाक बंद करना नहीं कहते पुत्र, इसे प्राणायाम कहते हैं। और जब मैंने आसमान की ओर हाथ जोड़कर देखा तो मैंने भगवान को नमन किया। कन्हैया ने आश्चर्य से पूछा, तो इसका मतलब आप बादलों में भगवान को देख रहे थे? क्या इस तरह हर दिन भगवान को देखा जा सकता है? साधु ने गंभीरता से कहा, हां पुत्र, जो सच्ची श्रद्धा से यह करता है वह भगवान के दर्शन कर सकता है। ये कहते हुए साधु अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। कन्हैया ने गहरी सोच में डूबकर खुद से कहा, वह साधु अपनी नाक और आंखें बंद करके कहते हैं कि वह भगवान को देख रहे हैं,
अगर मैं भी ऐसा ही करूं तो क्या मुझे भी भगवान के दर्शन होंगे? क्यों न मैं भी तालाब में स्नान कर वही करूं जो साधु ने किया था, देखते हैं क्या होता है। स्नान करने के बाद कन्हैया ने साधु की नकल करते हुए अपनी नाक बंद की और सांस को भीतर लेकर धीरे धीरे बाहर छोड़ा। वह लगातार यह करता रहा। कुछ समय बाद उसने असंतोष से कहा, मैं इतनी देर से यही कर रहा हूं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। शायद मैं साधु जैसा नहीं कर रहा। मुझे नाक को पूरी तरह बंद रखना होगा और हवा को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। फिर कन्हैया ने अपनी नाक कसकर पकड़ ली और सांस को बाहर जाने से रोक दिया। उसे इस हालत में देखकर स्वर्ग में बैठे राधा कृष्णा जी संवाद करने लगे। राधा ने चिंतित स्वर में कहा, कृष्ण, देखिए आपका भक्त कितना कष्ट सह रहा है। कृष्णा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, मैं देख रहा हूं। वह अभी बालक है। अगर वह इसी तरह अपनी नाक बंद रखेगा तो उसकी जान चली जाएगी। अब मुझे उसके सामने आना ही होगा। राधा ने उलाहना दिया, इतने लोग तपस्या करते हैं, उनके सामने तो आप प्रकट नहीं होते। यह लड़का एक बार प्रयास कर रहा है और आप दर्शन देने जा रहे हैं। कृष्णा जी ने उत्तर दिया, यह बालक अत्यंत मासूम है, इसका दिल सच्चा है, इसे मैं निराश नहीं कर सकता। तुरंत कृष्णा जी कन्हैया के सामने प्रकट हुए, परंतु कन्हैया आंखें और नाक बंद किए बैठा रहा। कृष्णा जी ने पुकारा, कन्हैया, कन्हैया, तुम मुझे देखने के लिए यह सब कर रहे हो, है ना? अब अपनी आंखें खोलो, देखो मैं भगवान कृष्णा जी हूं। कन्हैया ने आंखें खोलकर पूछा, आप भगवान हैं? क्या आप सच में भगवान हैं? मैं कैसे यकीन करूं? कृष्णा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही भगवान हूं। अब बताओ, तुम मुझसे और क्या प्रमाण चाहते हो? कन्हैया ने तुरंत कहा, हां, मैं उस साधु को यहां लेकर आता हूं। यदि वह कहेगा कि आप ही भगवान है तो मैं विश्वास कर लूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने आपको पहले देखा है। कृष्णा जी ने सहमति में सिर हिलाया। जाओ, लेकिन जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। कन्हैया ने जाते जाते हिदायत दी, ठीक है, मैं जल्दी आऊंगा, आप कहीं मत जाना। कन्हैया के जाते ही उसने पीछे मुड़कर कहा, आप कौन हैं? मुझे कैसे विश्वास हो? मेरे गुरु भी कहते हैं कि मैं बिना वजह किसी पर भरोसा कर लेता हूं, लेकिन इस बार नहीं। उसने कृष्णा जी को एक पेड़ से बांध दिया और बोला, यही वजह है कि मैं आपको पेड़ से बांधकर जा रहा हूं। अब आप कहीं नहीं जा सकते। कुछ दूर चलते ही कन्हैया ने साधु को आते देखा और बोला, स्वामी जी सुनिए, आपको वहीं चलना होगा जहां हमने पहले भेद की थी। ये बहुत आवश्यक है, कोई मुझे छलने की कोशिश कर रहा है। साधु ने थके हुए स्वर में कहा, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता। लेकिन बात क्या है, मुझे बताओ, शायद मैं यहीं से हल निकाल सकूं। कन्हैया ने उत्तर दिया, आपके जाने के बाद मैंने आपकी तरह नाक बंद करके वही सब किया। तभी एक व्यक्ति आया और कहने लगा, मैं ही वह भगवान हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कृपया चलिए और देखिए। साधु ने अंततः सहमति दी। कन्हैया उसे पेड़ के पास ले गया जहां कृष्णा जी को बांध रखा था। उसने उत्साह से कहा, स्वामी जी देखिए, यह वही व्यक्ति है जिसने कहा कि वह भगवान है। क्या यह वही भगवान है जिसे आपने देखा था? साधु ने पेड़ की ओर देखा, पर वहां कृष्णा जी नहीं थे। उसने सिर खुजाते हुए कहा, हाँ हाँ, यही वह भगवान है, मैंने इन्हें ही देखा था। कन्हैया ने बार बार आग्रह किया, स्वामी जी ध्यान से देखिए, झूठ मत बोलिए। साधु ने झूठा विश्वास जताते हुए कहा, हाँ यही है, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं। साधु के जाने के बाद कन्हैया ने पेड़ की ओर देखा और कहा, ठीक है, अब मैं मानता हूं कि आप भगवान हैं, मैं आपको खोल देता हूं, जाइए भगवान। कृष्णा जी ने हंसते हुए कहा, वह साधु मेरा भक्त नहीं था। उसने तुम्हें झूठ कहा कि उसने मुझे देखा, वह तुम्हें भ्रमित कर रहा था। कन्हैया ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया, मुझसे भूल हो गई प्रभु, कृपया मुझे क्षमा करें। कृष्णा जी ने स्नेहपूर्वक कहा, तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब बताओ, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? वैसे मैं भगवान से क्या वरदान मांगू? क्या मांगना चाहिए? कन्हैया ने गहरे विचार में कहा। फिर उसने अचानक कहा, हाँ, ये हमारी गाय, इसका दूध रोज कम हो रहा है, कल से इसे ज्यादा दूध देना चाहिए। भगवान ऐसा कुछ कर दो,
और एक और बात, मैं यहाँ रोज अकेला रहता हूँ। आपको रोज आकर मुझसे बात करनी होगी। जब मैं आपको बुलाऊंगा आपको आना ही होगा। कृष्णा जी ने मुस्कुराते हुए वचन दिया, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं अवश्य आऊंगा। कन्हैया खुशी से चिल्लाया, वाह, आज मैंने भगवान को देखा। चलो अब साधु को जाकर सब कुछ बताता हूँ। घर पहुंचकर कन्हैया ने साधु से कहा, साधु बाबा, कल से हमारी गाय ढेर सारा दूध देगी। साधु ने उलझन में पूछा, बोलो, तुमने भगवान को कैसे देखा और तुमने उन्हें बांध कैसे लिया? कहीं फिर से किसी ने तुम्हें मूर्ख तो नहीं बनाया? कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं बाबा, अगर चाहिए तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको भगवान दिखा दूंगा। जब मैं उन्हें बुलाऊंगा वो आएंगे, उन्होंने मुझसे यह वादा किया है। साधु हंसते हुए बोले, तुम्हारी बातें कौन मानेगा कन्हैया? अगली सुबह जब कन्हैया गाय का दूध निकालने गया तो देखा कि गाय ने 4 गुना ज्यादा दूध दिया। वह तुरंत गाय को साधु के पास ले गया और बोला, देखिए बाबा, आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था। अब देखिए, हमारी गाय ने आज 4 गुना ज्यादा दूध दिया। साधु ने आश्चर्य से कहा, यह किसने किया? कहीं किसी ने तुम्हें ऐसा कुछ तो नहीं दिया जिससे गाय ज्यादा दूध दे और फिर 2 दिन में बीमार पड़ जाए? कन्हैया ने दृढ़ता से कहा, नहीं बाबा, यह भगवान ने किया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो चलिए मेरे साथ। साधु ने कहा, ठीक है, मैं भी चलूंगा। मुझे भी देखना है कि तुम्हारे भगवान कौन है। कन्हैया उन्हें उस स्थान पर ले गया जहां वह गायों को चराने ले जाता था। बाबा, यही मैंने भगवान को देखा और यही मैंने उन्हें पेड़ से बांधा। आप विश्वास नहीं कर रहे तो देखिए, मैं उन्हें पुकारता हूं, वो आएंगे। कन्हैया ने जोर से पुकारा, हे भगवान, मेरे बाबा को मुझ पर विश्वास नहीं है, कृपया आ जाइए। कुछ पल बीत गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। साधु ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारे भगवान कहाँ है? तुमने कहा था वो आएंगे, लेकिन अब तक तो कोई नहीं आया। कन्हैया ने निराश होकर फिर पुकारा, हे भगवान, आपने कल मुझे वरदान दिया था कि जब भी मैं बुलाऊंगा आप आएंगे। अब क्यों नहीं आ रहे? क्या आपने भी मुझे छल लिया? तभी कृष्णा जी की आवाज आई, कन्हैया, मैं तुम्हारे दिल की सच्चाई और भोलापन देखता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें दिखा, लेकिन तुम्हारे बाबा के लिए नहीं। उनका विश्वास अभी अधूरा है। जब वह यहां से चले जाएंगे मैं फिर आऊंगा। साधु ने कन्हैया की ओर देखा और कहा, कन्हैया, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें हर बार मूर्ख समझा, लेकिन तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी सरलता और मासूमियत ने तुम्हें भगवान से मिलवा दिया। उस दिन के बाद जब भी कन्हैया कृष्णा जी को पुकारता, वे आकर उससे बात करते और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग कन्हैया का सम्मान करने लगे और उसकी भक्ति के कायल हो गए। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण कश्मीर में रहता था जिसका नाम सोदराम था। उसके पास यदि कुछ था तो एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक गुस्सैल स्वभाव की पत्नी। यह पत्नी उसे बहुत परेशान करती थी। वह तंग आ चुका था, इस कारण उसे अपने घर से कुछ ज्यादा लगाव भी न था। परम ईश्वर ने मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मैं उनके सामने क्या असंतोष दिखाऊं? मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही सही। वह अपने आप से यह कहता रहता था, परंतु उसकी पत्नी के तेवर बिगड़ते रहे और अपमान करना भी बढ़ता गया। कभी कभी यदि वह कुछ कमा कर लाता तो वह झिड़कियां देती और हाथ भी उठाती। जब यह सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने घर छोड़कर जाने का निश्चय किया। इसलिए अगली सुबह उसने पत्नी से कहा, मैंने सुना है कि कश्मीर के बाहर एक राजा गरीब लोगों को बहुत सा धन देता है। मैं भी जा रहा हूं, मैं भी अपना भाग्य आजमाऊंगा। ठीक है, चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पत्नी ने कहा। ब्राह्मण ने यात्रा के लिए कुछ चीजें इकट्ठी की और निकल पड़ा। वह लगातार चलता रहा और कहीं पर भी नहीं रुका जब तक कि वह एक जंगल के पास न पहुंचा। वहां उसे एक मीठे और शुद्ध पानी का सरोवर दिख गया। वह वहीं पर रुक गया, अपना सामान नीचे रखा ताकि कुछ खाकर आराम कर ले। जब वह सो रहा था तब सरोवर से एक छोटा सा सांप बाहर आया और उस झोले में घुस गया जिसमें ब्राह्मण ने खाने पीने का सामान रखा था। कुछ आवाज सी हुई और ब्राह्मण जाग गया। वह झोली खोलकर देखने लगा। जब उसने सांप देखा तो एकदम से झोली का मुंह बंद कर दिया और झोली को जोर से बांध दिया। तभी उसे ख्याल आया
कि क्यों न वह वापस अपनी पत्नी के पास जाए और उसे यह झोली भेंट करे। सोचा कि वह यह बंद झोला जरूर खोलेगी और इसके खोलते ही सांप उसे डस लेगा और वह मर जाएगी। तब मुझे उस झगड़ालू पत्नी से छुटकारा मिलेगा। यह सोचते ही सोदराम घर की तरफ लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, ऐ मेरी प्रिय, मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता। देखो, मैं लौट आया हूं, और यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, खुद ही खोल के देख लो। पत्नी ने झोली पकड़ ली और उसके ऊपर लगी गांठ खोलने लगी। अरे नहीं नहीं, यहां नहीं, ऊपर कमरे में जाकर देख लेंगे। सोदराम ने कहा, हाँ हाँ, वह भी है, चलो चलो। जब वे दूसरे कमरे में पहुंच गए तो सोदराम ने कोई बहाना बनाया और कमरे से बाहर आ गया। तू देख, मैं अभी आया। ब्राह्मण ने बाहर से दरवाजा बंद किया और यह सोचकर खुश होता रहा कि उसे इस जल्लाद जैसी औरत से अब छुटकारा मिलेगा। कमरे के अंदर उसकी पत्नी ने जैसे ही झोली की गांठ खोली, वैसे ही एक सांप बाहर आ गया। उसने झोली एक तरफ फेंक दी और चिल्लाने लगी, सांप सांप। वह कमरे से बाहर आने लगी, मगर दरवाजा बंद था। अरे दरवाजा खोलिए। हाँ हाँ, खोलता हूं। मगर सोदराम ने दरवाजा नहीं खोला। तभी कमरे में एक प्रकाश सा उभरा। उस प्रकाश पुंज के पीछे से एक आकृति सी दिखाई देने लगी। वहां अब सांप नहीं, एक सुंदर बालक था। उसे देखते ही ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई। उसने अपने पति को बुलाया, मगर वह अंदर नहीं आया। वह यही सोचता रहा कि अंदर एक सांप है जो उसे भी डस लेगा। देखिए तो कितना सुंदर बालक है। इस बार तो आप सच में ही कितनी अच्छी भेंट लेकर आए हैं। अब मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगी। अंदर तो आइए। पत्नी की ये बातें सुनकर सोदराम ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और कमरे के अंदर आ गया। इतने सुंदर बालक को देखकर उसके सारे दुख जैसे छूमंतर हो गए। उसने अपने बेटे और पत्नी को चूमा। दोनों पति पत्नी प्रसन्न हो गए और अब सुख से रहने लगे। ब्राह्मण का इस बालक के आते ही जैसे भाग्य खुल गया। वह एक धनी व्यक्ति बन गया। उसका हर तरफ सम्मान होने लगा। उसका बेटा जितना बड़ा होता जाता उतना ही सुंदर होता जाता। सोदराम और उसकी पत्नी ने उस बालक का नाम नाग्यराय रखा। 4 वर्ष का बालक इतना बुद्धिमान था कि बड़ों बड़ों को बहस में हरा देता था। हालांकि उसको दूसरे बालकों की तरह पाठशाला नहीं भेजा गया, मगर वह फिर भी उन बच्चों से ज्यादा जानकार था। सभी भाषाएं जानता था, ज्ञान की बातें कहता था। यह इसलिए क्योंकि वह स्वर्गिक बालक था। उसमें असीम शक्तियां और गुण थे। जब नाग्यराय युवा हुआ तो उसने एक दिन अपने पिता सोदराम से पूछा, पिताजी, क्या यहाँ आसपास कोई पवित्र जलाशय है? क्यों? किस लिए? मैं एक पवित्र जलाशय में नहाना चाहता हूं। क्यों? पिताजी, मेरी कई दिनों से क्या, बहुत समय से एक सरोवर में नहाने की इच्छा हो रही है, परंतु वह स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। सोदराम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यहां हमारे आसपास तो ऐसा कोई जलाशय नहीं है, मगर राजा के बाग में एक पोखर है। उस बाग के चारों ओर एक ऊंची दीवार है। वहां जाना तो असंभव है। आप मुझे दिखा दीजिए कि वह बाग कहां है। नहीं, कभी नहीं। अगर राजा के सिपाही हमें देख लेंगे तो महाराज को खबर कर देंगे और वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे वहां ले चलिए, हमें कुछ नहीं होगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं। मैं कोई साधारण युवक नहीं, मगर फिर भी हमें ध्यान रखना होगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए। सो तो है। जब सोदराम राजा के बाग की ओर जाने के लिए मान गए तो वे दोनों राजा के महल की तरफ चल पड़े। नाग्यराय ने देखा कि कितनी ऊंची दीवारें हैं तो वह एक छिद्र ढूंढने लगा, मगर दीवार में कोई छेद नहीं था। आखिर उसे एक छोटा सा छिद्र दीवार के नीचे दिखा। वह प्रसन्न हो गया। उसने अपने आप को एक छोटे सांप में परिवर्तित किया और बाग के अंदर घुस गया। अंदर आकर जब उसने एक पवित्र स्वच्छ पानी का पोखर देखा तो उसने अपना रूप बदला। एक सुंदर युवा के रूप में परिवर्तित होकर वह निर्मल जल के जलाशय में नहाने लगा। जब राजकुमारी ने, जो उस समय बाग में बैठी थी, पानी में छप छप की आवाज सुनी तो उसने अपनी दासियों को यह देखने भेजा कि बाग में कोई घुस तो नहीं आया है। परंतु जब तक दासियां वहां पहुंची, नाग्यराय ने फिर से सांप का रूप धारण करके बाग से बाहर निकलने में सफलता पा ली थी। कुछ दिनों बाद वह फिर से आया और वहां नहाने लगा। जब इस बार भी राजकुमारी ने छप छप की आवाज सुनी तो वह गुस्सा होने लगी। राजकुमारी हिमाल ने अपनी दासियों से कहा, कौन है यह जो मेरे बाग में आकर मेरी ही ताल में नहाने की हिम्मत कर रहा है? देख कर आओ, और जो भी हो
उसे पकड़कर ले आओ। दासियां गई, मगर इस बार भी वे नाग्यराय को देख न पाई, क्योंकि वह निकल चुका था। तीसरी बार जब नाग्यराय आया तो हिमालय वही ताल के आसपास थी। जब उसने एक अति सुंदर युवक को ताल में नहाते देखा तो वह देखती रह गई। ऐसी सुंदरता तो साधारण मनुष्यों में होती नहीं, कौन हो सकता है, वह सोचने लगी। ऐसा और इतना सुंदर पुरुष उसने कभी नहीं देखा था। जब युवक ने अपने आप को एक सांप में परिवर्तित किया तो हिमाल ने अपनी एक दासी को कहा कि वह इसका पीछा करे और देखे कि यह कहां जाता है। जब कुछ देर बाद दासी लौटी तो उसने राजकुमारी से कहा कि बाहर निकलते ही उस सर्प ने वापस युवक का रूप धारण किया और ब्राह्मण सोदराम के घर में गया। लगता है कि यह उसी ब्राह्मण का बेटा है। राजकुमारी हिमाल अपनी मां के पास गई और कहने लगी कि उसे नाग्यराय के साथ विवाह की अनुमति दी जाए, क्योंकि उस जैसे रूपवान युवक के बिना वह और किसी से भी विवाह नहीं करेगी। मुझे उस युवक से प्रेम हो गया है। रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा अपनी बेटी के पास गए और कहा, मेरी प्रिय पुत्री, तुम जिस भी राजकुमार के साथ विवाह करना चाहो करो। मैं सभी अच्छे अच्छे राजकुमारों को यहां बुलाऊंगा। तुम जिसको भी चुनोगी उसे तुम्हारा पति स्वीकार करूंगा। नहीं पिताजी, मैंने इस ब्राह्मण के बेटे को देखा है। उसके रूप और गुणों के समान और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो। वह ब्राह्मण सोदराम एक साधारण सा व्यक्ति है। मैं कैसे उसके साथ अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उसके बेटे का हाथ मांगूंगा। कहां मैं और कहां वह? क्या कभी धरती और आकाश मिल सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगा। नहीं पिताजी नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह गरीब है या अमीर। मैंने सोदराम के बेटे को ही अपना पति माना है। मैं अब किसी और को स्वीकार ही नहीं कर सकती। मुझे विवाह भी उसी से करना चाहिए जिससे मैंने प्रेम किया है। राजा कुछ दिनों तक सोचते रहे और आखिर में उन्होंने अपनी बेटी की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए सोदराम ब्राह्मण को बुलवाने की आज्ञा दी। जब सोदराम ने राजा की आज्ञा सुनी तो चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, क्यों बुलाया होगा? क्या उनको पता चल गया होगा कि मेरा बेटा राजकुमारी के बाग में जाता है? क्या उनको यह तो नहीं पूछना है कि मैं एक साधारण सा ब्राह्मण था, फिर धनवान कैसे हो गया? या कोई और बात है? वह सारी रात सो न सका। सोदराम जब महाराज के सामने पहुंच गया तो राजा उसे देखकर सोचने लगा, क्या इसी के बेटे के साथ मुझे अपनी बेटी का विवाह करना होगा? दूसरे राजा क्या कहेंगे? मेरे मंत्री क्या कहेंगे? परंतु उसने फिर हिमाल की बातों को ध्यान किया तो निश्चय किया कि अपनी बेटी की खुशी के लिए इससे बात करनी आवश्यक है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण महाराज, मैंने सुना है कि आपका बेटा गुणवान है और रूपवान भी। क्या आप उसे मेरी बेटी के साथ विवाह के लिए अनुमति देंगे? महाराज, आप महान, अति बुद्धिमान और ज्ञानी है, प्रजा के पालक है। मैं आपकी आज्ञाकारी प्रजा हूं। आपने जो ठीक समझा उसमें अवश्य ही हम सबका हित है। राजा और प्रजा सुखी रहें, मेरे लिए इससे अधिक शुभ क्या हो सकता है? तो ठीक है, हम राज ज्योतिषी से विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं। राजा के महल से निकलकर सोदराम घर की ओर चला, मगर वह प्रसन्न था और दुखी भी। प्रसन्न इसलिए कि उसके बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ होने जा रहा था, और दुखी इसलिए कि इतनी बड़ी शादी का खर्चा वह कैसे उठा पाएगा। जब वह घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने बेटे और पत्नी को बताई। पिताजी, चिंता न कीजिए, आप महाराज के पास जाकर पूछ लीजिए कि क्या वे मुझे एक साधारण से दूल्हे के रूप में या फिर बाजे गाजे के साथ देखना चाहते हैं। हमारी बारात कैसी होनी चाहिए, उनकी क्या इच्छा है। अरे बेटे, ये कैसी बात कर दी तुमने? मैं धनवान जरूर हूं, मगर एक राजा का क्या मुकाबला कर सकता हूं। पिताजी, आप चिंता न करिए, मेरे पास ऐसा खजाना है जो हमारी सभी जरूरतें पूरी करेगा। आप निश्चिंत होकर उनसे पूछिए। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि वे किस प्रकार की बारात चाहते हैं। अगले दिन सोदराम महाराज से मिला तो राजा प्रसन्न हुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि बारात धूमधाम से आए। निश्चित दिवस पर एक बहुत बड़ी बारात राजा के महल में गई, जिसकी व्यवस्था नाग्यराय ने एक पत्र द्वारा की थी। नाग्यराय ने बारात के प्रस्थान से कुछ दिन पहले अपने पिता को एक पत्र दिया था। सोदराम वह पत्र लेकर एक ताल के पास गए। पत्र को ताल में फेंका तो वहां से तुरही और ढोल आदि की आवाजें सुनाई दी। कुछ ही देर में घोड़े, हाथी, सोना, चांदी, सिपाही ताल से बाहर निकल आए। एक बहुत बड़ी सजीली बारात राजा के महल की तरफ चलने लगी। जब बारात राजा के महल के नजदीक पहुंची
तो राजा ने महल के छज्जे से एक लंबा जुलूस आता हुआ देखा। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, क्या यह सौदराम के बेटे की बारात ही है या कोई बहुत बड़ा राजकुमार आ रहा है? नहीं महाराज, यह सौदराम के बेटे की ही बारात है। वह देखिए। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। विवाह प्रसन्नता पूर्वक संपन्न हुआ। भव्य समापन के बाद राजा ने नाग्यराय को दरबार में आने को कहा और उसे दरबारियों को निर्देश देने का आग्रह किया। इसके पश्चात महाराज ने नदी के किनारे पर नाग्यराय को एक अलग महल बनाने की अनुमति दी। नाग्यराय अपनी पत्नी हिमाल के साथ उस नए महल में रहने लगा। नाग्यराय की जो नागपत्नियां सरोवर में रहती थी, वे अपने पति के बहुत समय से न आने के कारण चिंतित रहती थी। उन्होंने अपने पति को ढूंढने और वापस लाने के लिए योजना बनानी शुरू की। जब उन्हें यह मालूम चला कि उसने मनुष्य का रूप धारण करके हिमाल से विवाह किया है, तो वे क्रुद्ध हुई। उनमें से एक ने उसे वापस लाने की जिम्मेदारी ली। उसने एक डायन का रूप धारण किया और नाग्यराय के महल की तरफ कांच के बर्तन लेकर गई। उसने सोचा कि जब नाग्यराय इन कांच के बर्तनों को देखेगा तो उसे नाग पत्नियों की याद आ जाएगी। ये औरतें कई दिनों तक प्रतीक्षा करती रही। आखिर एक दिन उसने हिमाल से मिलने में सफलता पाई। उसने कांच के बर्तन हिमाल को बेच दिए और फिर बाहर चली आई। शाम को जब नाग्यराय आया तो उसको यह बर्तन देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने हिमाल से कहा कि वह तुरंत कांच के बर्तनों को तोड़ दे। कांच के बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उसने हिमाल से कहा, देखो, कभी ऐसी धोखेबाज स्त्रियों से कुछ न खरीदना। जब पहली नागिन की चाल विफल हो गई तो दूसरी ने एक फूहड़ स्त्री का रूप धारण किया और हिमाल के पास चली आई। उस फूहड़ स्त्री ने हिमाल से कहा, ऐ राजकुमारी, मेरा पति नाग्यराय मुझे छोड़कर चला गया है, कृपया मेरी सहायता करें। यह सुनकर हिमाल को गुस्सा आया। क्या मैंने एक फूहड़ कमबख्त इंसान से शादी की है? हाँ हाँ, फूहड़ स्त्री ने उत्तर दिया, मगर मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। राजकुमारी, आपका क्या है? आपके लिए तो कई राजकुमार आएंगे, राजकुमारी जी। और हाँ हाँ, आप उसकी परीक्षा ले लीजिए ना। परीक्षा? हाँ, आप उसे पानी में उतरने को कहिए। यदि वह डूब गया तो वह मेरा पति है, एक फूहड़ औरत का फूहड़ पति, और यदि नहीं डूबा तो वह आपका। यह कहकर वह चली गई। जब शाम को नाग्यराय महल में आया तो हिमाल ने सारी कथा सुना दी। हिमाल, तुम्हें कौन बताता है यह सब? एक स्त्री आई थी। हिमाल, वह असली मनुष्य नहीं थी। वह कोई ऐसी स्त्री थी जो रूप बदल कर आई थी। वह हमें अलग करना चाहती है। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो। मैं नहीं करूंगी उन पर विश्वास, मगर आप पानी में उतरकर जल परीक्षा दे दीजिए, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। नाग्यराय जानता था कि अगर वह सरोवर के पानी में उतर गया तो नागिनें उसे नीचे खींच लेंगी, लेकिन हिमाल की जिद के आगे उसकी एक न चली। वह उस सरोवर के पास पहुंचा जिसके लिए नागिन ने, जो स्त्री बनकर आई थी, कहा था। हिमाल किनारे पर खड़ी खड़ी देखने लगी। जो ही नाग्यराय के पांव जल में उतरे, अनेक सांपिनियों ने उसके पैरों को जकड़ लिया और नीचे उतारती गई। वह धीरे धीरे नीचे जाता रहा। हिमाला यह देख रोने लगी। सांपिनियां नाग्यराय को बहुत नीचे तक ले गईं। अब कुछ नहीं हो सकता था। हिमाल अपने सुंदर, गुणी और देव समान पति को खो बैठी। रोते रोते हिमाल अपने महल के पास पहुंच गई। वह सारा दिन नाग्यराय के बारे में सोचती रहती। उसे न सुख था न चैन। उसे सब कुछ बेकार और बेमतलब लगने लगा। आखिर उसने अपना महल भी छोड़ा और एक धर्मशाला बनवाई। वह अपना सारा धन नाग्यराय के नाम पर गरीब लोगों में बांटती रहती। लोग हर रोज आते और उससे दान दक्षिणा लेकर जाते। धीरे धीरे उसकी सारी धन संपत्ति समाप्त हुई। एक दिन एक वृद्ध और उसकी बेटी उसके पास कुछ मांगने के लिए आए। हिमाल ने कहा, अब मेरे पास धन नहीं बचा है। हाँ, यह सोने की ओखली और मूसल बचे रह गए हैं। इन्हें आप ले जाओ, उसके बाद मैं मर जाऊंगी। मैं अब जीकर भी क्या करूंगी। वह वृद्ध भिखारी और उसकी बेटी धर्मशाला में रुके थे और जब निकलने लगे तो वृद्ध ने हिमाल से कहा, राजकुमारी जी, मैं और मेरी बेटी सदा ही इधर उधर आते जाते रहते हैं। कल जब हम जंगल के पास पहुंचे तो वहां एक साफ पानी का ताल देखकर रुक गए। हम ताल के पास ही एक पुराने वृक्ष के खोखले कुंड में सो गए। आधी रात के समय जब सब कुछ शांत था तब कुछ आवाज हुई। हमने देखा कि ताल से एक राजा तथा उसकी फौज बाहर आई। अब तक मैं पूरी तरह जाग गया था। मैंने ध्यान से देखा। राजा बहुत ही सुंदर था और अपने सैनिकों का पूरा ध्यान रख रहा था।
जैसे ही सभी ऊपर आए वैसे ही सभी के लिए खाना परोसा गया। सबने रात का खाना खाया और उस दावत के बाद सभी सैनिक तथा कर्मचारी ताल के पास जाकर गायब हो गए, मगर राजा वहीं रहा। जब राजा ने देखा कि सभी जा चुके हैं, तब उसने एक थाली में खाना परोसा और पुकारने लगा, क्या कोई गरीब आदमी है यहाँ? ये सुनकर हम आगे चले गए। राजा ने वह खाना हमें दिया और कहा, मेरी उस प्रिय हिमाल के नाम। इसके बाद वह भी ताल के पास पहुंचकर गायब हो गया। यह सब सुनकर हिमाल का जी घबराने लगा। वह सिहर उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए, क्योंकि वह जानती थी कि वह ताल के पास प्रकट हुआ राजा नागिराय ही था। उसने वृद्ध भिखारी से कहा कि क्या वह उसे उस ताल के पास ले जाने की कृपा करेगा? क्यों नहीं? वृद्ध भिखारी बोला, जिसे सोने की ओखली और मूसल हिमाल ने दे दिए थे। वे तीनों जंगल की तरफ निकल पड़े और संध्या समय होते ही ताल के पास पहुंच गए। वे रात होने और ताल से प्रकट होने वाले लोगों की प्रतीक्षा करने लगे। वृद्ध भिखारी तथा उसकी बेटी को नींद आ गई, मगर हिमाल जागती रही। आधी रात के समय जब सब शांत था, नाग्यराय, उसको खाना खिलाने वाले और उसके सैनिक प्रकट हो गए। सेवकों ने खाना परसोना शुरू किया। जब सब लोगों ने खाना खा लिया और वे वापस ताल की तरफ चले गए, तब नाग्यराय एक थाली में खाना लेकर जंगल में चला और पुकारने लगा, कोई गरीब है कहीं? जब हिमाल ने अपने नाग्यराय का सुंदर रूप, महान दिखने वाला राजा का व्यक्तित्व सामने पाया तो उससे रहा न गया। वह बोली, ओ मेरे प्यारे नाग्यराय, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूं, मुझे क्षमा करो, आ जाओ और फिर से मेरे साथ रहो। नाग्यराय चौंक गया, समझ न पाया कि क्या हुआ और कहा, कौन हो तुम? देखो मुझे, देखो, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। नाग्यराय ने उसे पहचाना, मगर वह जानता था कि ताल में चले जाने के बाद अब वह उसके साथ रह नहीं सकता। सापिनियां मुझे ऊपर नहीं आने देंगी। तुम जाओ, मैं मौका देखकर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम नहीं आ सकते तो मुझे ही ताल के तल में, ताल लोक में ले चलो। ऐसा संभव नहीं है। बहुत देर तक बहस होती रही। उसके बाद नाग्यराय उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान गया, मगर उसे कैसे ले जाए? इसलिए उसने हिमाल को एक कंकड़ के रूप में परिवर्तित किया और अपनी जेब में रख लिया। ताल लोक में पहुंचकर सापनियां आईं और उसका स्वागत किया। नाग्यराय ने उनका स्वागत स्वीकार किया, परंतु उनके स्वभाव में कुछ बदलाव सा आ रहा था। जब नाग्यराय ने पूछा तो सापनियों ने कहा कि उसके शरीर से मानव की बू आ रही है। नाग्यराय ने उन्हें बताया, हाँ, उसके साथ एक मानव है, मगर वह उसे तभी प्रकट करेगा जब वे उसे कोई कष्ट न पहुंचाने का वचन देंगी। सर्पिनिया मान गई और तब नाग्यराय ने अपनी जेब से कंकड़ निकाला। कंकड़ हिमाल में परिवर्तित हुआ। जब सर्पिनियों ने एक सुंदर राजकुमारी देखी तो उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने एक साथ यह निर्णय लिया कि हिमाल से परिश्रम कराएंगे, उसे काम पर लगाएंगे। उसको कई काम दिए गए। उनमें से एक यह था कि उसे सर्पिनियों के बच्चों के लिए दूध उबालना होगा। हिमाल काम में जुट गई और उफ किए बिना सारे काम करती रही। वह हर दिन सर्पिनियों के बच्चों को दूध पिलाती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दूध ज्यादा ठंडा नहीं हुआ था और जैसे ही उन सापनियों के बच्चों ने वह गर्म दूध पिया, वे मर गए। जब उन सर्पिनियों को मालूम चला कि हिमाल की गलती के कारण उनके बच्चे मर गए हैं, तो उन सब ने मिलकर उसे डस लिया और वह मर गई। जैसे ही हिमाल की मृत्यु की बात नाग्यराय ने सुनी, वह दौड़ा दौड़ा आया और शोक में डूब गया। जब नाग्यराय थोड़ा संभल गया तो उसने एक शैया बनाई। उस शैया पर हिमाल को लिटाया और ताल से बाहर आ गया। उसने उस शैया को ताल के सामने वाले पेड़ पर रख दिया। वह हर रोज पानी से बाहर आता और हिमाल को शैया पर देखकर फिर वापस ताल में चला जाता। एक दिन सुबह सुबह एक महात्मा जी वहां से गुजरे। जब उसने पेड़ की टहनियों के बीच एक शैया देखी तो वह कुछ सोचने लगे और फिर हिमाल के मृत शरीर को नीचे लाया। इतनी सुंदर और छोटी उम्र की स्त्री को किसी ने मारा है, यह बात महात्मा जी समझ गए। महात्मा ने नारायण से प्रार्थना की। उसने प्रभु से कहा, हे ईश्वर, इस निर्दोष स्त्री को फिर से जीवित करो। उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई। हिमाल पुनः जीवित हुई। महात्मा प्रसन्न हुए और हिमाल से कहा, चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मेरे परिवार में रहो। महात्मा और हिमालय दूसरे गांव की ओर चले गए। जब नाग्यराय पेड़ पर रखी अपनी हिमाल को देखने आया तो उसे वहां न पाकर बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, क्या कोई हिमाल का शव ले गया है
या वह जीवित होकर चली गई? वह भटकने लगा और वन में हीमाल को ढूंढने लगा, मगर हीमाल का कहीं पता नहीं चला। ढूंढते ढूंढते वह दूसरे गांव पहुंचा और महात्मा के घर तक पहुंचा। वहां उसने हीमाल को सोते हुए पाया। उसने अपना रूप बदला। एक सांप में परिवर्तित होकर वह हीमाल के बिस्तर के पास कुंडली मारकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब महात्मा का बेटा आया और उसने हीमाल के पास एक सांप देखा तो उसने सोचा, यह कहीं इस स्त्री को डस न ले। उसने एकदम से एक तलवार उठाई और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस शोर से हीमाल जाग गई। जब उसने देखा तो वह रोने लगी। अरे, ये तुमने क्या किया? हाय, तुमने मेरे पति को ही मार दिया, मेरे नागराय की हत्या की। उसी दिन दोपहर को चंदन की लकड़ी की चिता बनाई गई और मृत नागराय को उस पर रखा गया। उसी समय हीमाल भी चिता पर चढ़ गई। मैं अब जीकर क्या करूंगी? मैं भी इसी के साथ जल मरूंगी। दोनों भस्म हो गए। महात्मा यह सब देखकर बहुत ही दुखी हुआ। वह चैन से सो न सका। वह रात भर जागता रहा। अगले दिन सुबह सुबह वह उस स्थान पर गया जहां हीमाल और नागराय को जलाया गया था। उसने चिता के पास जाकर ठंडी राख उठाई और उस राख को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर पश्चाताप करने लगा। दिन भर रोता रहा। जिस पेड़ के नीचे यह वृद्ध महात्मा बैठा था, उस पेड़ पर भाग्यवश शिव और पार्वती दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए थे। उन्होंने वृद्ध पुरुष का रोना सुना और सोचा कि इसकी सहायता करें। शिव ने पार्वती से कहा, देखो तो कितने कष्ट में है यह भला आदमी। इसे मालूम है कि चिता से प्राप्त इस भस्म में कितनी शक्ति है। अगर यह इस भस्म को किसी जलाशय में डालेगा तो ये दोनों फिर से जीवित हो उठेंगे। वृद्ध पुरुष ने यह बात सुनी और चिता की राख को एक सरोवर में डाल दिया। जैसे ही भस्म पानी में गिरी, वैसे ही नागराय और हीमाल जीवित हो उठे, पहले से भी सुंदर। उन्होंने यहीं आसपास एक छोटा घर बनाया और उसमें रहने लगे। वृद्ध पुरुष, जो महात्मा पुरुष था, भी उनके साथ ही रहने लगा। वह उनके पिता के समान घर में रहने लगा और उन दोनों ने भी उसकी खूब सेवा की। उसके कारण ही उनको नया जन्म मिला था। वे उसकी सभी जरूरतों का पूरा पूरा ध्यान रखते। एक दिन वह वृद्ध पुरुष उन्हें आशीर्वाद देते देते स्वर्ग सिधार गया। उसके बाद भी उसके आशीर्वाद के कारण वे दोनों उसी छोटे से घर में सुखी जीवन बिताते रहे। एक जादूगर था। वह बहुत दुष्ट था, बिल्कुल राक्षस ही समझो। दूसरों को तंग करने में उसे बड़ा मजा आता था। उसने एक ऐसा जादुई आईना तैयार किया जिसमें हर अच्छी और सुंदर चीज भद्दी और बदसूरत दिखाई देती थी। आमतौर से तो उसमें अच्छी चीजें दिखाई ही नहीं देती थी। खराब और बदसूरत चीजें उसमें खूब अच्छी मालूम पड़ती थी। इस जादुई आईने में अगर कोई सुंदर आदमी दिखता तो उसकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ जाती थी। कभी सिर गायब तो कभी पेट गायब। हाथ पैर इस तरह मुड़े हुए और टूटे हुए से लगते थे कि कोई उसको पहचान नहीं सकता था। जादूगर यह देखकर दुष्टता पूर्वक हंसता था और मन ही मन बड़ा खुश होता था। जादूगर ने अपने बहुत से चेले पाल रखे थे। वे भी एक से एक बढ़कर दुष्ट थे। वे उस जादुई आईने को लेकर घूमते थे और लोगों को उनकी बदली हुई शक्लें दिखाकर चढ़ाया करते थे। एक बार उसके शिष्यों को एक नई चाल सोची। उन्होंने सोचा कि देवतागण और स्वर्ग की अप्सराएं वगैरह अपने को बहुत सुंदर मानती है। चलो उन्हें भी उनकी असली शक्ल इस आईने में दिखाई जाए। यह सोचकर वे जादू के बल से आईना उठाकर आसमान में उड़ने लगे। वे उड़ते चले गए, यहां तक कि इतनी ऊंचाई पर जा पहुंचे कि उनके हाथ से वह जादुई आईना छूट गया और जमीन पर जा गिरा। गिरते ही उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए कि वे हवा में उड़ने लगे। संसार के लिए यह और भी बुरी बात हुई। उस शैतान आईने के झर्रे कुछ लोगों की आंखों में पड़े और वे हर अच्छी चीज को बुरी समझने लगे। उस शैतान आईने के टुकड़े कुछ लोगों के दिल में भी जा बैठे। यह और भी बुरा हुआ। लोगों के दिलों से दया, ममता, प्रेम, स्नेह सब कुछ उड़ गया और वे पत्थर दिल हो गए, बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे और कड़े। उस शीशे के कुछ बड़े टुकड़े इकट्ठा करके लोगों ने इनके चश्मे बना लिए और उन्हें अपनी आंखों पर लगाकर वे अपने पड़ोसियों और मिलने जुलने वालों सबको बुरा समझने लगे। जादूगर यह देखकर खूब प्रसन्न हुआ और खिलखिलाकर हंसता रहा। अब भी उस शैतान आईने के टुकड़े हवा में तैर रहे हैं। इनका क्या असर होता है, इसे हम आगे की कहानी में पढ़ेंगे। एक बड़ा शहर था जहां बहुत से लोग रहते थे। वह इतना घना बसा हुआ था
और लोगों के पास इतने छोटे छोटे मकान थे कि वे एक बगीचा तक नहीं लगा सकते थे। ऐसी ही घनी बस्ती में 2 छोटे बच्चे रहते थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई बहन नहीं थे, लेकिन दोनों में भाई बहन जैसा ही प्यार था। उनके घर इतने पास पास थे कि वे अपने घर की खिड़की पार करके दूसरे की खिड़की में जा सकते थे। खिड़की के पास लकड़ी के बड़े बड़े डिब्बों में उनके घर के लोगों ने कुछ पौधे लगा रखे थे, जिनमें गुलाब भी थे। जाड़े के दिनों में दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता था, क्योंकि इतनी बर्फ गिरती थी कि खिड़कियों के शीशों पर भी बर्फ की मोटी तह जम जाती थी। वे एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। ऐसे मौके पर वे किसी सिक्के को अंगीठी पर खूब गर्म करते थे और फिर उसे खिड़की के शीशे पर चिपका देते थे। इससे गर्मी पाकर उतनी जगह की बर्फ गल जाती थी और एक छोटा सा छेद बन जाता था। उसी छेद से दोनों एक दूसरे को देखते थे। लड़के का नाम था किटी और लड़की का नाम था गेरदा। कभी कभी लड़के की दादी दोनों को कहानियां, खासकर बर्फ की रानी की कहानियां सुनाती थी। एक दिन शाम को बाहर बर्फ गिर रहा थी। लड़का अपने कमरे में ही था। उसने एक छेद से झांककर बाहर देखा। बाहर पौधों के डिब्बों में बर्फ गिर रही थी। अचानक बर्फ के एक गोले पर उसकी नजर जम गई। उसने देखा कि बर्फ का वह गोला बढ़ते बढ़ते रुई के एक ढेर की तरह हो गया। यही नहीं, थोड़ी देर में लगा कि वहां सफेद वस्त्र पहने एक रानी बैठी है, जिसने तारों का मुकुट पहन रखा है। लड़का उसे देखता ही रह गया। क्या यही बर्फ की रानी है? अचानक रानी ने उसको अपनी ओर आने का इशारा किया। लड़का डर गया और खिड़की से नीचे उतर आया। अचानक उसने देखा कि एक बड़ी सी सफेद चिड़िया उसकी खिड़की के पास से उड़ गई है और बर्फ की रानी गायब हो गई। इसके कई दिन बाद की बात है। लड़का गेरदा के पास बैठा था। दोनों एक किताब के पन्ने उलट रहे थे, जिसमें चिड़ियों और जंगली जानवरों के चित्र थे। तभी जैसे ही गिरजे की घंटी ने 12 बजाए, लड़का कहने लगा, लगता है मेरी आंखों में कुछ गिर गया है और मेरे सीने में दर्द हो रहा है। गेरदा ने उसकी आंखें देखी, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। असल में उसकी आंखों में उसी शैतान आईने का कोई बारीक टुकड़ा आ गिरा था। थोड़ी ही देर में वह गेरदा से झगड़ने लगा और बोला, तुम इस तरह रोती क्यों हो? और तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा मालूम पड़ता है। छी! असल में गेरदा हंस रही थी, लेकिन लड़के को उलटा ही दिखाई देता था। वह फिर बोला, ये गुलाब के पौधे कितने भद्दे हैं, और यह डिब्बा भी सड़ गया है। उसने डिब्बे को ठोकर मार दी और फूल नोच डाले। लड़की चिल्लाई, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन वह नहीं माना और उसे धक्का देकर भाग गया। उस शैतान आईने के टुकड़े से अब वह बहुत शरारती और झगड़ालू हो गया था। वह दादी को मुंह चिढ़ाता, किताबें फाड़ डालता था और पड़ोसियों को तंग करता था। वह गेरदा को भी बहुत बहुत रुलाया करता था, क्योंकि उसके दिल में भी शैतानी आईने के टुकड़े चले गए थे। जाड़े के दिनों में एक दिन वह गर्म कपड़े पहनकर और हाथों में दस्ताने पहनकर मोहल्ले के शरारती लड़कों के साथ खेलने निकल गया। वे लोग बर्फ पर फिसलने का खेल खेल रहे थे। उधर से जब लोगों की गाड़ियां गुजरती थी तो लड़के अपनी फिसलने वाली स्लेजों को उनके पीछे बांध देते थे और दूर तक फिसलते चले जाते थे। किटी ने भी एक गाड़ी के पीछे अपनी स्लेज बांध दी और फिसलना शुरू कर दिया। उस गाड़ी में एक आदमी सफेद लबादा ओढ़े और मोटी सफेद टोपी लगाए बैठा था। वह आदमी बार बार मुड़कर किटी को अपने पीछे आने का इशारा करता था और किटी उसके पीछे पीछे फिसलता जा रहा था। गाड़ी शहर की सड़कों को पार करती हुई थोड़ी देर में शहर के बाहर आ गई। किटी कुछ घबराया। उसने अपनी स्लेज को गाड़ी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई। किटी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली, और अगर निकलती भी तो वहां सुनता कौन? बर्फ तेजी से गिर रही थी। इतने में किटी ने देखा कि गाड़ीवान की टोपी और लबादा गायब हो गया और गाड़ीवान की जगह सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर देवी आ बैठी। किटी ने फौरन पहचान लिया, यह बर्फ की रानी थी। बर्फ की रानी ने किटी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसे अपनी सफेद चद्दर से ढककर बोली, तुम्हें बहुत जाड़ा लग रहा है ना? लेकिन उसकी चद्दर में तो और भी ठंडक थी। बर्फ की रानी ने जब प्यार से उसका माथा चूमा तो उसे लगा जैसे उसका माथा बर्फ से छू गया हो। वह आसमान में उड़ने लगी। किटी ने सुना बादल रानी के स्वागत में कोई गीत गा रहे थे। अब वे लोग बादलों के भी ऊपर उड़े जा रहे थे। बर्फ की रानी उसे बादलों के देश में ले आई थी। उधर गेरदा उसकी याद में बड़ी दुखी थी। लड़कों से उसे मालूम हुआ कि किसी गाड़ी के साथ किटी स्लेज में घिसटता हुआ
न मालूम कहाँ चला गया। लड़कों की आंखों में आंसू आ गए और गेरदा तो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद जाड़ा खत्म हो गया। बसंत ऋतु आई। जब बसंत ऋतु की सुहावनी धूप गेरदा की खिड़की में आई तो उसे अपने साथी की बड़ी याद आई। एक दिन वह अपने लाल जूते पहनकर नदी किनारे जा पहुंची और नदी से पूछने लगी, क्या तुम मेरे भाई को बहा ले गई हो? मैं तुम्हें अपने ये नए नए जूते दूंगी, तुम मेरा भाई ला दो। इसके जवाब में नदी की लहरें अजीब तरह से हिलने लगी। गेरदा ने अपने जूते पानी में फेंक दिए, लेकिन लहरें जूतों को बहाकर फिर से नदी किनारे छोड़ गईं। गेरदा को लगा कि शायद उसने जूते ज्यादा दूर नहीं फेंके, इसलिए ये वापस लौट आए हैं। उसने देखा कि पास ही सरपत की झाड़ी के पास एक नाव खड़ी थी। वह नाव पर चढ़ गई और वहां से उसने जोर लगाकर जूते पानी में फेंक दिए, लेकिन ऐसा करते समय नाव को एक झटका लगा और उसकी रस्सी खुल गई और नाव नदी में बहने लगी। गेरदा बड़ी घबराई, लेकिन नाव को रोकने का कोई चारा ही नहीं था। वह बड़ी तेजी से बही जा रही थी। गेरदा डरकर चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। नाव बहती रही। गेरदा ने सोचा कि शायद यह नाव उसे किटी के पास ले जाएगी। नाव बहती बहती ऐसी जगह जा पहुंची जहां नदी किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी बनी थी, जिसकी एक खिड़की नीली थी और दूसरी लाल। झोंपड़ी के दरवाजे पर लकड़ी के 2 सिपाही खड़े थे। जैसे ही गेरदा की नाव झोंपड़ी के पास पहुंची, सिपाहियों ने उसे सलाम किया। गेरदा ने सोचा शायद ये जिंदा है। वह मदद के लिए उन्हें पुकारने लगी, लेकिन सिपाही चुपचाप खड़े रहे। उसकी आवाज सुनकर झोपड़ी में से एक बुढ़िया निकली। वह एक लाठी के सहारे चल रही थी। उसने अपनी लाठी से नाव को किनारे की ओर खींचते हुए कहा, हाय बेचारी लड़की, तुम कितनी दूर पानी में बह आई। फिर उसने गेरदा को उठाकर किनारे उतार लिया। गेरदा किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही इस विचित्र बुढ़िया को देखकर उसे डर लग रहा था। बुढ़िया के पूछने पर गेरदा ने सारा किस्सा कह सुनाया और फिर पूछा, क्या तुमने मेरे भाई किटी को देखा है? बुढ़िया बोला, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन अगर वह नदी में बह रहा है तो जरूर यहां आ पहुंचेगा। तुम घबराओ मत, तब तक तुम यहीं रहो और आराम से यहाँ के फूल सूखो। यहाँ आसपास बड़ा अच्छा बगीचा है, जिसमें ऐसे फूल लगते हैं जैसे तुमने कभी नहीं देखे होंगे। फिर बुढ़िया उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी झोपड़ी में ले गई। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। असल में यह बुढ़िया एक जादूगरनी थी, लेकिन यह दुष्ट नहीं थी। गेरदा के बाल संवारते संवारते वह उस पर जादू कर रही थी। वह उसे अपने पास ही रखना चाहती थी। धीरे धीरे गेरदा किटी को भूलने लगी। फिर बुढ़िया उसे अपना बगीचा दिखाने ले गई। उस बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। वह दिन भर उनके बीच खेलती रही। शाम को जब वह थक गई, तब उसके सोने के लिए एक छोटा सा और खूब मुलायम बिस्तर लगाया गया। गेरदा जैसे ही उस पर लेटी कि उसे गहरी नींद आ गई और वह मीठे सपने देखने लगी। इस तरह धीरे धीरे उसके दिन बीतने लगे। वह उस बाग के हर फूल को जानती थी, लेकिन उसे लगता था कि कोई एक फूल इसमें से गायब है। वह कौन सा फूल है यह उसे याद नहीं आता था। एक दिन उस बुढ़िया के हैट पर उसकी नजर गई और उसे फौरन याद आया कि इस बाग में गुलाब के फूल नहीं है, इसलिए यह इतना सूना सूना सा लगता है। असल में बात यही थी कि उस बुढ़िया ने जादू के जोर से बाग के सारे गुलाब के पौधों को गायब कर दिया था। उसे डर था कि अगर गेरदा गुलाब देखेगी तो उसे किटी की याद आ जाएगी, लेकिन वह अपने हैट पर बने हुए गुलाब के चित्र को मिटाना भूल गई थी। यह क्या, इस बाग में गुलाब का एक भी फूल नहीं है? गेरदा बोली। उसे अपने गुलाब इतने याद आए कि वह बगीचे में बैठकर रोने लगी। उसके आंसू टपक रहे थे। वहां पहले गुलाब का एक सुंदर सा पौधा लगा था, जिसे बुढ़िया ने अपने जादू के जोर से गायब कर दिया था। गेरदा के गरम गरम आंसू जब उस जगह टपके तो वहां फिर से गुलाब का पौधा निकल आया। उस पर बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। गेरदा ने गुलाब के फूल को चूम लिया। उसे पिछली सारी बातें याद हो आईं। उसने गुलाब के फूल से पूछा, क्यों, क्या किटी मर गया? गुलाब के फूल बोले, नहीं, अभी वह मरा नहीं है। हम तो अब तक जमीन में ही थे जहां मरे हुए लोग रहते हैं। वहां हमें किटी नहीं मिला। लेकिन जब गेरदा ने उनसे किटी का पता पूछा तो उनमें से कोई उसका पता नहीं बता सका। गेरदा उस बाग में बेचैन होकर इधर उधर भटकने लगी। इतने में एक कौवा कांव कांव करता हुआ आया और गेरदा के सामने आ बैठा। गेरदा ने उससे किटी के बारे में पूछा तो वह बड़ी देर तक चुप रहा और गर्दन हिलाता रहा।
फिर अचानक बोला, ओह हाँ, याद आया, शायद वह किटी ही था, लेकिन अब वह राजकुमारी के पास रहता है। वह जरूर तुम्हें भूल गया होगा। इस देश में एक राजकुमारी रहती है। वह बड़ी चालाक है। वह दुनिया भर के अखबार पढ़ती है और सारी खबरें उसे मालूम रहती हैं। एक दिन उसने सोचा कि अब मुझे शादी करनी चाहिए। वह अपने लिए ऐसा लड़का खोजने लगी जो बहुत बुद्धिमान हो, जिसे अच्छी तरह बात करना आता हो। ठीक है, लेकिन क्या मेरा किटी तुम्हें वहां दिखाई दिया? कौवा बोला, ठहरो, बता रहा हूं। हाँ तो, वहां एक दिन एक लड़का आया। वह देखने में बड़ा सुंदर था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वह सीधा अंदर घुस गया। हालांकि वह फटे और गंदे कपड़े पहने था, लेकिन कोई उसे रोक नहीं सका। वह सीधा राजकुमारी के पास जा पहुंचा। उसने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हारी मन जीतने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारी बुद्धिमानी की बातें सुनने आया हूं। हाँ हाँ, वह मेरा किटी ही होगा। वह बड़ा बहादुर है। क्या तुम मुझे राजकुमारी के महल में ले जा सकते हो? कौवा बोला, यह इतना आसान काम नहीं है। पहले मैं अपनी कौवी से इसके बारे में बात कर लूं, क्योंकि तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची को महल में ले जाने की इजाजत पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं जरा अपनी कौवी से बात कराऊं। ये कहकर कौवा उड़ गया। थोड़ी देर बाद फिर कांव कांव करता हुआ वह लौट आया और बोला, मेरी कौवी ने तुमको सलाम भेजा है, और लो, यह रोटी का टुकड़ा भी दिया है। इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। तुम रो मत, मेरी कौवी तुम्हें पिछवाड़े के दरवाजे से महल में पहुंचा देगी। आओ, चलो मेरे साथ। रोटी खाकर गेरदा कौवे के साथ चल पड़ी। वह जल्दी जल्दी चल रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह बुढ़िया पीछे पीछे न आती हो। थोड़ी देर में वह कौवा उसे एक बहुत बड़े बगीचे में ले गया। वह राजकुमारी के महल का बगीचा था। रास्ते में कौवी भी साथ हो ली। वह रास्ता बताते हुए उसे महल में ले गई। गेरदा मन में घबरा रही थी। एक जीना पार करके वे लोग ऊपर पहुंचे। वहां एक दिया जल रहा था। कौवी के कहने पर गेरदा ने दिया उठा लिया और आगे आगे चलने लगी। थोड़ी देर में वे सोने वाले कमरे में पहुंच गए। वह कमरा बड़ा सुंदर था। देखने में उसकी छत और बीच में लगा हुआ खंभा तार के पेड़ की तरह लगता था, जिसमें तरह तरह के हीरे मोती लगे हुए थे। कमरे में लिली के फूल की शक्ल के 2 पलंग लगे थे। एक राजकुमारी के लिए था और दूसरा राजकुमार के लिए। गेरदा पलंग पर किटी को ढूंढने लगी। उस पर एक लड़का सो रहा था। उसने उसे आवाज दी और दिए से उसके चेहरे पर प्रकाश किया। राजकुमार की नींद खुली नहीं थी। गेरदा को यह देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि वह किटी नहीं था। तब तक राजकुमार की नींद भी खुल गई। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या करने आई हो? गेरदा ने रोते रोते अपना सारा किस्सा कह सुनाया। उसने यह भी बताया कि किस तरह इस महल के पालतू कौवे और कौवी ने उसकी मदद की। राजकुमार और राजकुमारी को उसकी कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन कौवों के इस जोड़े पर वे दोनों बहुत प्रसन्न थे। राजकुमार ने अपने पालतू कौवों की बड़ी तारीफ की, क्योंकि उन्होंने एक गरीब लड़की की मदद की थी। राजकुमारी ने उससे पूछा, अच्छा बताओ, तुम लोग महल से आजाद होना चाहते हो, या अपने इस काम के बदले में तुम्हें दरबारी कौवा बना दिया जाए? महल के रसोई घर में जो कुछ बच जाएगा वह तुम्हारा होगा। कौवे और कौवी ने सिर झुकाकर उन्हें सलाम किया और दरबारी कौवा बनना स्वीकार कर लिया। राजकुमारी हुक्म से गेरदा को खाना खिलाया गया और फिर आराम से सुला दिया गया। दूसरे दिन गेरदा को खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले और उससे कहा गया कि तुम महल में ही कुछ दिन मेहमान बनकर रहो। लेकिन गेरदा राजी नहीं हुई। उसने सिर्फ एक जोड़े जूते और एक छोटी घोड़ा गाड़ी मांग ली, ताकि उसमें बैठकर वह किटी को खोजने जा सके। फौरन उसके लिए एक नई गाड़ी का इंतजाम किया गया। असली सोने की बनी हुई गाड़ी थी यह। उसमें एक कोचवान और 4 नौकर भी थे। राजकुमारी ने खुद सहारा देकर गेरदा को गाड़ी में बिठाया और सम्मान सहित विदा किया। गाड़ी एक घने और अंधेरे जंगल में से होकर आगे बढ़ने लगी। अंधेरे में वह काफी चमक रही थी। उस जंगल में कुछ डाकू रहते थे। जब उनकी नजर गाड़ी पर पड़ी तब वे अपने को नहीं रोक सके। उन्होंने आपस में तय किया कि इसे लूटना चाहिए। गाड़ी सोने की मालूम होती है। डाकुओं ने आगे बढ़कर अचानक गेरदा की गाड़ी को घेर लिया। उन्होंने कोचवान और नौकरों को मार डाला और गेरदा को गाड़ी के बाहर खींच लिया। तब तक एक बूढ़ी लुटेरन भी वहां आ पहुंची। उसका आदमी लुटेरों का सरदार था। गेरदा को देखकर वह बोली, वाह, कैसी मोटी ताजी लड़की है, इसे मुझे पकड़ा दो, ये खाने में बड़ी जायकेदार लगेगी। वह बुढ़िया बड़ी डरावनी थी।
देखते देखते उसने एक चमचमाती छुरी निकाल ली। वह उसे मारने ही जा रही थी कि इतने में उसकी लड़की आ पहुंची और उससे लिपट गई। वह अपनी माँ से कहने लगी, माँ, इसे मुझे दे दो, मैं इसके साथ खेलूंगी, यह मेरे साथ रहेगी। यह कहकर उस लड़की ने बात बात में अपनी माँ के कान काट लिए। असल में वह अपनी माँ की बड़ी दुलारी बेटी थी और किसी को कुछ नहीं समझती थी। लुटेरे की लड़की गेरदा के साथ उसकी गाड़ी में आ बैठी और गाड़ी को हाँकते हुए और भी घने जंगल में ले गई। वह गेरदा के बराबर ऊंची थी, लेकिन उससे ज्यादा तगड़ी थी। उसने प्यार से गेरदा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरो मत, जब तक मैं तुम्हें चाहती हूं मेरी माँ तुम्हें नहीं मारेगी। क्या तुम राजकुमारी हो? नहीं, गेरदा बोली, और फिर उसने अपना सारा किस्सा उसे भी बता दिया। वह लड़की उसकी बातें सुनती रही और गेरदा के आंसू पोंछती रही। लुटेरों के महल में जाकर गाड़ी रुक गई। महल के लगभग सभी कमरों की छतें धुएं से काली हो रही थी। एक कमरे में एक बड़ी भारी देगची में कोई चीज पक रही थी। आग पर खरगोश और हिरन भूने जा रहे थे। दोनों ने डटकर भर पेट खाना खाया। फिर दोनों एक कमरे में आराम से लेट गए। उस कमरे में छत में लगे हुए बांसों पर बहुत से कबूतर ऊँघ रहे थे। उस लड़की ने बताया कि ये सब उसके पालतू कबूतर है। उसने एक बड़ा भारी हिरन भी पाल रखा था, जो हमेशा एक बड़ी जंजीर से बंधा रहता था। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद वह लड़की सो गई, लेकिन गेरदा को नींद नहीं आ रही थी। इतने में दो जंगली कबूतर बोले, गुतरगो, गुतरगो, हमने तुम्हारे किटी को देखा है। वह बर्फ की रानी के रथ साथ अपनी स्लेज बांधकर भागा चला जा रहा था। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? जरा मुझे भी बताओ कि बर्फ की रानी कहाँ रहती है? क्या तुम लोग कुछ जानते हो? गेरदा ने कबूतरों से पूछा। हमें यह तो नहीं पता कि वह कहाँ रहती है। हो सकता है बर्फ के देश में रहती हो। यह रेंडियर, बर्फीले प्रदेश का हिरन, तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ बताएगा। इतने में रेंडियर अपने पिंजरे से बोला, वहां चारों तरफ हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है। वहां सब आजादी से रहते हैं। बर्फ की रानी गर्मी के दिनों में बर्फ के मैदान में आ जाती है, लेकिन उसका किला उत्तरी ध्रुव पर है। सुबह उठकर गेरदा ने उस लड़की को कबूतर और रेंडियर की बातें बता दी और उससे मदद मांगी। लुटेरे की लड़की राजी हो गई। दोपहर में जब सब लोग खा पीकर सो गए, तब उस लड़की ने गेरदा को रेंडियर से अपने साथ उत्तर के बर्फीले देश लैपलैंड पहुंचा आने को कहा। रेंडियर फौरन राजी हो गया। लुटेरे की लड़की ने गेरदा को रेंडियर की पीठ पर बांध दिया और अपनी माँ के बड़े बड़े दस्ताने हाथों में पहना दिए, ताकि बर्फीले देश में उसे ज्यादा ठंड न लगे। गेरदा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने यह कभी नहीं सोचा था कि लुटेरों के बीच भी उसे अपना कोई मित्र मिल जाएगा। उसे आंसू बहाते देखकर लुटेरे की लड़की बोली, तुम इस तरह रोती क्यों हो? तुम्हें तो और खुश होना चाहिए। लो, ये रोटी के कुछ टुकड़े हैं और कुछ भुना हुआ गोश्त है। अपने पास रख लो, रास्ते में भूख लगने पर खा लेना। यह कहकर उसने गेरदा को रेंडियर की पीठ पर बिठा दिया और रेंडियर तेजी से दौड़ने लगा। थोड़ी देर में वह बर्फ की रानी के बगीचे के पास आ पहुंचा। वहां उसने गेरदा को उतार दिया और उसे चूम लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गेरदा की आंखें भी भीग आईं। इतने अच्छे रेंडियर से अलग होते हुए उसे बड़ा दुख हो रहा था। फिर रेंडियर वहां से फौरन लौट आया। अब गेरदा उस सुनसान बर्फीली जगह में अकेली रह गई। गेरदा नंगे पैर ही बर्फ पर दौड़ने लगी। उसने देखा कि बर्फ के कुछ टुकड़े उसका पीछा कर रहे थे। धीरे धीरे उनका आकार बदल गया। असल में वे बर्फ की रानी के सिपाही थे और वे देखने में बड़े अजीब से लगते थे। गेरदा ने डरकर अपनी प्रार्थना दोहरानी शुरू की। थोड़ी ही देर में वहां बहुत से फरिश्ते आ पहुंचे। उन्होंने बर्फ के सिपाहियों को मार भगाया। यही नहीं, उन्होंने गेरदा के पैरों और हाथों को भी छू लिया, जिससे अब उसे जाड़ा बिल्कुल नहीं छू सकता था। अब वह शान के साथ बर्फ की रानी के महल घुस गई। उस महल की दीवारें बर्फ की बनी हुई थी। खिड़कियों के शीशे भी पतले बर्फ के बने हुए थे। उस महल में सैकड़ों कमरे थे। वे सब उत्तरी प्रकाश से जगमग थे। सबसे बड़े कमरे के बीच में एक बहुत बड़ी झील थी, जिसका पानी अक्सर जमा रहता था। बर्फ की रानी जब यहाँ रहती थी तो उसी झील के बीच बैठा करती थी। वहां नन्हा किटी मारे ठंड के नीला पड़ गया था। फिर भी उसे जाड़ा नहीं लगता था, क्योंकि बर्फ की रानी ने उसका शरीर छूकर उसे झाड़ा सहने लायक बना दिया था। बर्फ की रानी कुछ दिनों तक यहाँ रहती थी और कुछ दिन गर्म देशों की यात्रा के लिए जाती थी। वह जहाँ जाती थी
वहां जाड़ा आ जाता था। लोग ठंड से ठिठुरने लगते थे और पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जम जाती थी। बर्फ की रानी आजकल वहां नहीं थी। गेरदा ने जब महल में घुसने की कोशिश की तो दरवाजे पर तैनात बहुत ठंडी हवाओं ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन गेरदा ने जैसे ही अपनी प्रार्थना याद करनी शुरू की कि उसका रास्ता आसान हो गया। अंदर जाने पर उसने देखा कि किटी एक जगह बैठा बर्फ के टुकड़े से खेल रहा था। गेरदा उसे फौरन पहचान गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, किटी, किटी, आखिर मैंने तुम्हें खोज ही लिया। लेकिन वह चुपचाप पत्थर बना बैठा रहा। यह देखकर गेरदा को रोना आ गया। उसके आंसू किटी पर टपकने लगे। उसके इन आंसुओं से किटी का सारा जादू उतर गया। उसकी आंखों से, उसके दिल से जादुई आईने के टुकड़े धुल गए। अब उसने गेरदा को पहचान लिया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए। उन्हें खुश देखकर बर्फ के टुकड़े भी खुशी से नाचने लगे। गेरदा के छूने से अब किटी पर जादू का जरा भी असर नहीं रहा। उसे अब ठंड भी लगने लगी। दोनों ने वहां से भाग चलने का निश्चय किया। गेरदा उसे महल के बाहर ले आई और उस झाड़ी के पास गई जहां पिछली बार रेंडियर ने उसे छोड़ा था। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह रेंडियर वहां तैयार खड़ा था। यही नहीं, वह अपने साथ एक छोटा रेंडियर और ले आया। दोनों एक एक की पीठ पर सवार हो गए। थोड़ी ही देर में रेंडियर उन्हें फिनलैंड वाली स्त्री के घर ले आए। वहां उन्होंने खाना खाया। इसके बाद वे लैपलैंड वाली स्त्री के यहां पहुंचे। उसने उन्हें नए कपड़े दिए और एक स्लेज गाड़ी दी। लैपलैंड की सीमा के पार, जहां से बर्फीला प्रदेश खत्म हो जाता था, वहां पहुंचकर उस स्त्री ने उनसे विदा ली। दोनों रेंडियर भी उसी के साथ लौट गए। अब दोनों पैदल ही चलने लगे। कुछ दूर चलने पर अचानक एक जगह झाड़ी के पीछे से एक बहुत बढ़िया घोड़ा निकल आया। गेरदा उसे पहचान गई। यह उन्हीं घोड़ों में से एक था जो उसके सोने के रथ में जुते थे। इस घोड़े पर वही लुटेरों की लड़की बैठी थी। वह घर से कूद गई थी और यात्रा पर निकली थी। वह गेरदा से मिलकर बड़ी खुश हुई। उसने बताया कि वह राजकुमार अपनी राजकुमारी को लेकर दूर देश में चला गया और वह कौवा मर गया जिसने गेरदा की मदद की थी। फिर गेरदा और किटी ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। वह लड़की बोली, अच्छा, अब मैं चलूं। अगर कभी मैं तुम्हारे घर की तरफ आऊंगी तो तुम लोगों से भी मिलूंगी। यह कहकर वह घोड़ा दौड़ाती हुई आगे बढ़ गई। गेरदा और किटी आगे चले। चलते चलते वे लोग आगे एक बड़े शहर में पहुंचे। कुछ सड़कों को पार कर आगे जाने पर फौरन उन्होंने पहचान लिया कि यह तो उनका अपना शहर है। गेरदा अपनी दादी का मकान पहचान गई। दोनों अंदर चले गए। वही कमरा, वही सब कुछ। घड़ी उसी तरह टिक टिक कर रही थी। किसी चीज में कोई फर्क नहीं आया था। फर्क था तो सिर्फ उन्हीं दोनों में। वे अब काफी बड़े हो गए थे। खिड़कियों में अब भी गुलाब के फूल खिले हुए थे। दोनों घर लौटकर कितने खुश थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।